So my dear students, now let us start with our lecture number 12 of irrigation engineering. So what we have studied till now, अभी तक के हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक के हम लोग डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स में लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बहुत सारे सवाल आपको दिए गए सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि कुछ थोड़ा सा पोर्शन शील्ड्स थ्योरी का है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो पहले हम वो जो थ्योरी पोर्शन शील्ड का थोड़ा सा जो बचा है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन छूट रहा था जो आपको बोला गया था कि आप उसको छोड़ करके बाकी सब कर सकते हैं, तो आई होप आपने ट्राई किए होंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग शील्ड थ्योरी में बात कर रहे थे, तो पहली बात जो हमने की शील्ड थ्योरी के बारे में वो ये थी कि शील्ड थ्योरी जो है एक ट्रैक्टिव स्ट्रेस बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। और इस थ्योरी में कोहेजन को भी नहीं लिया जाता, और स्टेडी यूनिफॉर्म कंडीशंस के रिस्पेक्ट में शील्ड ने टाउ एक्चुअल दिया है, टाउ क्रिटिकल दिया है। टाउ एक्चुअल गिवन है, टाउ क्रिटिकल गिवन है। कंपैरिजन करके हम ये बता सकते हैं कि स्काउरिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यही हमारे सेडिमेंट लोड का मैकेनिज्म है, जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है कि भाई अगर मान लो एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू क्रिटिकल से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ऐसे में सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, मतलब स्काउरिंग सिस्टम में होती रहती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ शील्ड्स थ्योरी, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ शील्ड्स थ्योरी। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि शील्ड थ्योरी तभी एप्लीकेबल है, शील्ड्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जितने भी डायमीटर्स अंडर कंसिडरेशन है एप्लीकेबल ओनली व्हेन। आपने देखा शील्ड के टाउ सी आर के इक्वेशन में डायमीटर आता है 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी एस -1, इस तरह का आता है। तो ये जो डायमीटर्स आता है, तो एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डायमीटर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mm। अगर 6 mm या उससे ज़्यादा के डायमीटर्स हैं तभी शील्ड थ्योरी एप्लीकेबल पाई गई है, अदरवाइज शील्ड के रिजल्ट एक्चुअल से बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाते हैं। इसीलिए हम लोग शील्ड थ्योरी को यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमारा जो हम ग्रेन साइज जो हम ले रहे हैं, जिसका कैनाल बना है, वो 6 mm से कम है, ठीक है, 6 mm से कम है, तो ऐसे में अब क्या करें, क्योंकि सिल्ट के साइज के पार्टिकल्स तो 6 mm से कम ही होते हैं, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा सिल्ट के लिए वैलिड ही नहीं समझ में आ रही है थ्योरी। तो ऐसे में दो रिसर्चर्स मित्तल और स्वामी दोनों ने एक ऑल्टरनेटिव इक्वेशन हमें दी और कहा कि अब जब इफ d is less than 6 mm, then Mittal and Swami worked out an equation. Mittal and Swami worked out an equation for what? For tau CR at the bed, which relates to actual conditions more closely, तो जब भी कभी देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो हम एक ड्रॉबैक लिख देते शील्ड थ्योरी का और यहीं पे हम खत्म कर देते काम को। हम लिख देते जैसे लेसीज थ्योरी का ड्रॉबैक है, कैनेडी का है, तो इसकी थ्योरी का ड्रॉबैक हो जाता। इस ड्रॉबैक को किसी दूसरे लोगों ने, मित्तल और स्वामी ने, इन्होंने क्या किया, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने की कोशिश की। इसमें उन्होंने टाउ क्रिटिकल एट द बेड के लिए इक्वेशन दी। किसके लिए दी? टाउ सी आर एट द बेड, नॉट फॉर साइड स्लोप। साइड स्लोप के लिए इन्होंने भी नहीं दी, तो शील्ड थ्योरी ही लगाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन टाउ सी आर एट द बेड के लिए इन्होंने इक्वेशन हमको दे दी, और वो वैलिड है तब जब डी होता है लेस देन 6 mm। तो गिवन अ चांस, कभी भी डायमीटर आपके पास 6 mm से कम का हो, तो आप मित्तल एंड स्वामी इक्वेशन को यूज करेंगे, जो देता है टाउ सी आर एट द बेड। ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन है जो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में टाउ सी आर एट द बेड की वैल्यू देती है। क्या करती है ये? टाउ सी आर एट द बेड की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको देती है। क्या है ये इक्वेशन? देखिए, 0.155 प्लस 0.409 dmm² डिवाइडेड बाय √1 प्लस 0.177 dmm²। ये एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मित्तल एंड स्वामी इक्वेशन। फॉर व्हाट? फॉर टाउ सी आर एट द बेड। अब मैंने यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये dmm लिख दिया है, पहले ही मैंने dmm लिख दिया है, तो आपको
समझना होगा कि यहाँ पे हमें जो एवरेज डायमीटर जो पुट करना है वो किस में पुट करना है? एवरेज डायमीटर हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन मिलीमीटर. Average diameter has to be substituted in millimeter. Okay, so this is the equation which will give you the tau CR at the bed. अब वो बेड की इक्वेशन वो जो है, ये जो वैल्यू है tau CR at the bed, तो ये अपने ट्रेपिजॉइडल वाले केस में भी दे देगा और वाइड रेक्टेंगुलर वाले केस में भी जो क्रिटिकल वैल्यू लगती है, जिसको अगर एक्चुअल क्रॉस कर गया तो स्काउरिंग हो जाएगी उस क्रिटिकल की वैल्यू. साइड स्लोप के लिए इन्होंने भी कुछ नहीं दिया, तो साइड स्लोप के लिए तो जो हमारे पास है हम वही यूज करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता. ठीक है, तो ये रहे आपके 2 पॉइंट्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ शील्ड्स थ्योरी के. उसके साथ साथ लास्टली थ्योरी में एक पॉइंट आप नोट में लिखेंगे. लास्टली कभी कभी क्या होता है, आपको ना मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट नहीं दिया रहता. मैनिंग्स एन इज नॉट गिवन, सो मैनिंग्स एन कैन बी कंप्यूटेड. जब कभी भी नहीं दिया रहे तो कोई बात नहीं, मैनिंग्स एन कैन बी कंप्यूटेड बाय स्ट्रिकलर्स फार्मूला. आप स्ट्रिकलर्स फार्मूला से मैनिंग्स एन निकाल सकते हैं. क्या है स्ट्रिकलर्स फार्मूला? n इज इक्वल टू डी टू द पावर 1/6/24. तो मैनिंग्स एन कभी निकालना है, मैनिंग्स इक्वेशन में पुट करना है. आपको डायमीटर ऑफ द ग्रेन्स तो मालूम है, लेकिन आपको n की वैल्यू नहीं दी हुई है. तो n की वैल्यू निकाली जा सकती है, ये बड़ी आसानी से इजीली निकल जाती है बाय यूजिंग दिस स्ट्रिकलर्स फार्मूला. ये d टू द पावर 1/6, मैंने यहाँ पे d नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, ताकि आप यहाँ पे एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल किस में पुट करेंगे? आप इसमें एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल मीटर में पुट करेंगे, ना कि मिलीमीटर में. इसको आप पुट करेंगे मीटर में, ना कि मिलीमीटर में. ठीक है, ये दिख रहा है? हाँ, मीटर में पुट करेंगे, ना कि मिलीमीटर में. अच्छा, कुछ लिटरेचर्स में n का वैल्यू d टू द पावर 1/6/25.6 भी लिखा रहता है. कुछ लिटरेचर्स में आप देखेंगे तो n का वैल्यू d टू द पावर 1/6/25.6 भी लिखा रहता है. अब इसको यूज करें कि इसको यूज करें, एक काम करते हैं, d की कुछ वैल्यू लेकर के अपन देख लेते हैं. मान लीजिए कुछ एवरेज डायमीटर मान लो 3 mm 4 mm कुछ भी ऐसे मान लो कोई ऐसा डायमीटर हम मान लेते हैं. मान लो कि डायमीटर जो है वो है 2 mm. 2 mm को क्या लिखोगे? 2 × 10⁻³ मीटर. ठीक है, इस वाली इक्वेशन से आप n निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ टू द पावर 1/6 डिवाइड बाय 24. यहाँ से n का वैल्यू आ रहा है 0.01479. ठीक, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा d टू द पावर, तो वही 2 × 10⁻³ टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाय 25.6. ये आ रहा है 0.01386. ठीक है, तो परसेंटेज डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? परसेंटेज डिफरेंस किसी के भी रिस्पेक्ट में किसी और को देख लो, बड़े वाले के रिस्पेक्ट में छोटे वाले को 0.01479 माइनस 0.01386 डिवाइड बाय 0.01479. तो परसेंटेज डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 6.28%. मतलब ये 5-10% का डिफरेंस डेफिनेटली आ जाता है वैल्यूज में. देख रहे हो, जैसे यहाँ पे ये 0.0628 आया, मतलब 6.28%. तो दोनों फॉर्मूलों को अगर आप यूज करते हैं तो कुछ डिफरेंस तो वैल्यूज में आएगा, डेफिनेटली आएगा. तो इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है कि हम ऐसा नहीं कि कभी 24 मंथ किया तो यूज कर लिए, कभी 25.6 यूज कर लिए. एक्चुअली बात ये थी कि बाद में जो रिसर्चर्स आए उन्होंने स्ट्रिकलर्स फार्मूला का ये वाला वर्जन बेहतर बताया. बाद में जो रिसर्चर्स आए उन्होंने स्ट्रिकलर्स फार्मूला का ये एक बेहतर वर्जन बताया. लेकिन जब शील्ड ने इस मेथोडोलॉजी को डेवलप किया था तब n की वैल्यू d टू द पावर 1/6/24 से ही दी जाती थी. n टू द पावर n इज इक्वल टू d टू द पावर 1/6/24 से ही दी जाती थी. अब आप देखोगे कि ESE का मेंस का सवाल है, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली. ESE का मेंस का सवाल है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको इससे निकालना है, इससे निकालना है. लिख लिया है कि यूज दिस फॉर्मूला टू कंप्यूट मैनिंग्स n, क्लियरली मेंशन कर दिया है. तो यू डोंट हैव टू वरी मच. हाउएवर, अगर मान लो कि कभी भी आपको n की वैल्यू निकालनी है तो प्रिफर दिस वन बिकॉज दिस वाज एग्जिस्टिंग व्हेन द शील्ड गेव हिज थ्योरी. Alright, so you got an idea that which one to use when. So this is in note. Whenever n is not given, you can use the Strickler's formula. There are two versions of that.
डोंट वरी एट ऑल, बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, क्योंकि रिसर्चेस होते हैं ना तो चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ठीक है, या फिर चेंज होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ऑल राइट, सो ये लिख लो। सबसे पहले इस तरफ वाला दिखा दो, लेफ्ट वाला, ठीक है, दिखा दी। अच्छा, फिर वो वाला आखिरी वाला यहाँ पे ला के रख दो, दिख रहा है, ठीक है, चलो। सो दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ कैनाल्स। यहाँ पे हमारी डिजाइन ऑफ कैनाल्स की थ्योरी कंप्लीट होती है। चलिए हम अब सारे के सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में सॉल्व कर दें, ओके। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CVR was introduced in Kennedy's equation of critical velocity to take into account the effect of what? The effect of m का value, ये तो पढ़ा है हमने, m का value was taken to take into account the silt grade. The silt grade is what? Type and size of silt. Although कोई mathematical equation नहीं दी गई, लेकिन पर्पस जो था m को देने का वो यही था कि अलग अलग साइजेस को कंसिडर किया जाए। टाइप को तो इसने कंसिडर कर ही नहीं पाया, अलग अलग साइजेस को कंसिडर किया जाए, जिसको उस समय सिल्ट ग्रेड कहा जाता था। तो डेफिनेटली दिस इज द सिल्ट ग्रेड। तो फर्स्ट का आंसर है सी, फर्स्ट का आंसर है सी। सेकंड, व्हेन अ चैनल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोथ बेड एंड साइड्स with some protective material and there are no possibilities of changes in its cross section and its longitudinal slope, then the channel is said to be in, indirectly बोल रहा है lined canal है। क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली? लाइंड कैनाल है। समझ रहे हो, कभी कभी बिना बोले भी समझना पड़ता है, और वही चीज़ यहाँ पे करनी है। कुछ प्रोटेक्टिव मटेरियल से आर्टिफिशियली कवरिंग की जाएगी, इसका मतलब ये है कि लाइनिंग की जाएगी। और लाइंड कैनाल के लिए मैंने आपको बता के रखा है जो रेजिम होती है उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट रेजिम। तो सेकंड का आंसर सी। थर्ड, एज पर लेसीज मेथड फॉर डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल्स, as per Lacey's method of design of alluvial channels, identify the true statement from the following। बताइए सही स्टेटमेंट कौन सा है? Wetted perimeter increases with an increase, wetted perimeter increases with an increase in design discharge। एक एक्सप्रेशन हम देखते हैं ना, क्या देखते हैं? P is equal to 4.75 root over Q, isn't it? तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनलिटी तो है, P इज प्रोपोर्शनल टू रूट Q। तो डिस्चार्ज अगर बढ़ेगा तो P का वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। तो पहला तो आंसर हो ही गया। तो बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर। नो, दे आर नॉट डायरेक्टली, दे आर इनवर्सली। एक फॉर्मूला हम देखे थे ना, V इज इक्वल टू रूट ओवर 2/5 FR, है ना। तो इसमें क्या था, ये V स्क्वायर इंटू 5/2 इज इक्वल टू F इंटू R, या फिर ऐसा कह सकते हैं F इंटू R, या फिर F को लिखेंगे इज इक्वल टू 5/2 V स्क्वायर बाय R, या फिर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब R बढ़ेगा तो F बढ़ेगा नहीं, F कम होगा दोस्तों, ठीक है। तो F कम होगा, तो हाइड्रोलिक रेडियस डज नॉट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर, ठीक है। या फिर रिवर्स में कह सकते हो कि हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ेगा तो F की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा भी गलत है, वो तो फर्स्ट वाले का रिवर्स जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या बैठ रहा है यहाँ पर? ए। थर्ड का आंसर ए, पहले ही समझ में आ गया कि इसका आंसर ए होगा। इसके बाद हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। द लेसीज एंड कैनेडीज एम्पिरिकल सिल्ट थ्योरीज फॉर डिजाइनिंग इरिगेशन चैनल्स in Indian non-cohesive alluvial soils are meant to ensure what? Are meant to ensure no scouring, सही बात है, no silting, ये भी सही बात है। इसका हमने स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी, लेसी और कैनेडी की स्टार्ट ही हमने यहाँ से की थी कि these theories are proposed to make sure that there is no scouring, no silting in such canals, and therefore answer will be both A and B। तो answer will be C। फोर्थ का आंसर सी। पांचवा देखिए। फिफ्थ, टू इरिगेशन चैनल्स A and B are designed on Lacey's theory to carry the same discharge. The alluvium through which canal A has to pass, however, is coarser than that for canal B. In such a design, we expect what?
we will not expect by our imaginations, we will expect what the equations will say to us. हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, हमें जो इक्वेशन बताएगा वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो पहले आप देखिए 2 इरिगेशन चैनल्स A एंड B. चलिए 2 इरिगेशन चैनल हम बना देते हैं, एक A है और एक B है. आर डिजाइंड ऑन लेसीज थ्योरी टू कैरी द सेम डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज दोनों में सेम है. डिस्चार्ज ऑन A इज इक्वल टू डिस्चार्ज ऑन B. द एलुवियम थ्रू विच कैनाल A हैज टू पास हाउएवर इज कोर्सर. ये थोड़ा सा कोर्सर एलुवियम है, तो मैं इसको ऐसा थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ, बड़ा बड़ा करके. ये थोड़ा फाइनर है, ये फाइनर है. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ A इज ग्रेटर देन f ऑफ B. डिस्चार्जेस सेम है, लेकिन ये f का वैल्यू इसका बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि D का वैल्यू बड़ा है कि नहीं, कोर्सर है ना, तो dmm 1.76 रूट ओवर dmm. तो ये वैल्यू इसमें बड़ी आएगी, ये वैल्यू इसमें छोटी आएगी. ठीक है, और क्या है, however is coarser than that for canal B. in such a design we expect what, channel A to be deeper. कौन सा ज़्यादा गहरा होगा, चैनल B to be deeper. गहरा कौन सा होगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए और भी डेटा चाहिए रहेगा, फिर B और D फिर निकालना पड़ेगा. ठीक है, जो हम यहाँ से बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो A का होगा वो होगा QA इंटू FA स्क्वायर बाय 140 टू द पावर 1/6. वेलोसिटी B का होगा QB इंटू FB स्क्वायर बाय 140 टू द पावर 1/6. क्योंकि QA QB तो सेम हो गया, तो कंपैरिजन हम F के बेसिस पे कर सकते हैं. क्योंकि FA बड़ा है FB छोटा है, मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी जो है A की वो ज़्यादा है और वेलोसिटी B की वो जो है वो कम है, FA और FB को कंपेयर करके. ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है Q बाय वेलोसिटी, तो QA बाय VA. सिमिलरली एरिया ऑफ BB क्या होगा, QB बाय VB, है ना. डिस्चार्ज दोनों का सेम है, वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कंपैरेटिवली कम है, तो एरिया इसका कम हो जाएगा, B का एरिया ज़्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली. पेरीमीटर की बात करें तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा. क्यों? क्योंकि पेरीमीटर होता है 4.75 रूट ओवर QA और ये है पेरीमीटर ऑफ B इज 4.75 रूट ओवर QB, ऐसा होता है. तो अब QA और QB तो सेम है, तो पेरीमीटर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि डिस्चार्ज बोथ ऑफ देम आर सेम. तो विच वन वी थिंक इज अवर बेस्ट सूटेड आंसर, दैट इज चैनल B टू हैव लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये यहाँ से समझ में आ रहा है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि चैनल B का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज़्यादा होगा एज पर लेसीज थ्योरी, जो कि हमें सेकेंड लाइन में लिख दिया है कि दे आर डिजाइंड एज पर लेसीज थ्योरी. तो अवर आंसर विल बी D. फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा. ठीक, इसके बाद हम आते हैं हमारे सिक्स्थ सवाल पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे. A regime channel will have side slopes of value. A regime channel will have side slopes of value 0.5 horizontal is to 1 vertical. ये किस थ्योरी की बात कर रहा है? अगर कैनेडी थ्योरी की बात कर रहा है तो ये सही बैठेगा, लेसी की थ्योरी की बात कर रहा है तो गलत हो जाएगा. कैनेडी ने तो सीधा सीधा बोल दिया रेजिम कैनाल वो होता है जो ट्रेपिजॉइडल शेप का होता है, हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल साइड स्लोप होता है. कैनेडी के हिसाब से अगर मैं आंसर करूंगा तो ये सही है. लेसी ने बोला ये सेमी एलिप्टिकल होता है, लेकिन फॉर द ईज इन एनालिसिस हम इसको ट्रेपिजॉइडल लेते हैं. और ट्रेपिजॉइडल में भी ऐसा जरूरी नहीं कि हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल ही साइड स्लोप होगा, कोई भी साइड स्लोप हो सकता है. तो अगर कैनेडी के हिसाब से अगर आंसर करूंगा तो ये ठीक बैठेगा, लेसी के हिसाब से आंसर करूंगा तो ये गलत बैठेगा. पहली बात तो आप ये समझ लो. मैं एक बार फिर से इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं कि अ रेजिम कैनाल विल हैव साइड स्लोप्स ऑफ वैल्यू 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. एज पर कैनेडीज थ्योरी दैट इज डेफिनेटली करेक्ट, वी हैव स्टडीड दैट इन थ्योरी. बट एज पर लेसीज थ्योरी a regime canal is actually semi-elliptical, but for the ease in analysis we consider it to be trapezoidal. And when we consider it to be trapezoidal, it's not necessary that we will always consider it to be half horizontal is to 1 vertical. It is just a possibility that there might be this case where side slopes are half horizontal is to 1 vertical, but it's not mandatory. So if we answer as per Kennedy's theory, first is going to be correct, but let's see other options also. Second, Lacy's regime formula is applicable to a regime channel with sediment concentration more than 5000 ppm. ppm मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर पानी के लिए.
ppm मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर। 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम पर लीटर ओनली फॉर वाटर। 1 ppm is equal to 1 milligram per liter only for water, not for any other fluid। ये मैं बताऊंगा एनवायरमेंट में, हम इसको करके देखेंगे, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो दूसरा वाला तो गलत है, क्योंकि लेसीज थ्योरी इज फाउंड टू बी एप्लीकेबल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन आर 500 to 5000, नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 5000 पे नहीं, तो दूसरा तो सरासर गलत है। तीसरा, फॉर अ लेसीज रेजिम चैनल the Manning's roughness coefficient is estimated by Strickler's formula। लेसी के लिए कि शील्ड के लिए? लेसी में तो n यूज ही नहीं होता है, लेसी में तो उसका खुद का कांस्टेंट है, लेसी सिल्ट फैक्टर f, n तो यूज ही नहीं होता। तो ये तीसरा भी एकदम गलत हो गया कि फॉर अ लेसीज रेजिम चैनल, नो, फॉर शील्ड्स थ्योरी हम कहेंगे द मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट इज एस्टिमेटेड बाय स्ट्रिकलर्स फार्मूला। तो तीसरा एकदम गलत हो गया। चौथा, द मीन वेलोसिटी इन अ लेसीज चैनल इज प्रोपोर्शनल टू r to the power 2/3। या दैट्स ट्रू, राइट, बिकॉज v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लिखे थे 10.8 r to the power 2/3 s to the power 1/3। so definitely v is proportional to r to the power 2/3 for a given slope। for a given slope v is proportional to r to the power 2/3। so the mean velocity in a lacy's channel is proportional to r to the power 2/3। that's true, ये सही बात है, ये लेसी की इक्वेशन में दिख रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो ये चौथा सही दिख रहा है और पहला ठीक दिख रहा है। पहला कैनेडी के लिए बोला नहीं है तो ठीक है, मानना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आंसर करते समय आपको ये भी चीजें समझनी है कि जो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते वो है 2 और 3, ये हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो 1 और 4 हमारे इस केस में आंसर हो जाएंगे। हमारा आंसर होगा 6th का बी, 6th का आंसर होगा बी, बॉम्बे। 6th का आंसर क्या होगा? बी होगा, बॉम्बे होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो इस हिसाब से आंसर करेंगे आप। इसका देखिए 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल रेजीम कंडीशन इन लेसीज रेजीम थ्योरी। इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफ एन आइडियल रेजीम कंडीशन इन लेसीज रेजीम थ्योरी? कौन सी नहीं है? द डिस्चार्ज इन द कैनाल इज कॉन्स्टेंट, ये है। The channel flows through the same soil grade as that of the sediment entering the channel from the headworks, ये भी है। मतलब सिंपल सी बात है, जो पानी हेडवर्क, हेडवर्क यानी कि गेट होता है, तो मैं बाद में बताऊंगा हेडवर्क क्या होता है। I'll tell afterwards what is headwork, okay, we'll see that in the conveyance and the regulating structures for canal। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सब हम लोग जो है अभी वहाँ पे देखें, कन्वेयंस एंड रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स में सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो गेट से पानी आता है, उसमें कुछ सेडिमेंट होता है, तो जो सेडिमेंट वहां से आता है उसी सेडिमेंट का कैनाल बना है, ठीक बात है कि नहीं? ये तो है। तो जो सेटिस्फाई कर रहा है आइडियल कंडीशन को, द वन हु इज सेटिस्फाइंग द आइडियल कंडीशन इज नॉट अवर आंसर, क्योंकि क्या पूछा है? पूछा है इज नॉट द रिक्वायरमेंट, तो 1 और 2 आर द रिक्वायरमेंट्स, देयरफॉर दे आर नॉट द आंसर्स। थर्ड, the sediment grade and its amount entering the channel is constant, ये भी सही बात है, steady uniform सब flow ऐसा रहता है, ठीक है। तो A, B, C are the requirements, they are not the answers। D, the silt grade should consist of clay sized particles, is it so? No, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। clay में एक एक्स्ट्रा ही तो प्रॉपर्टी है कोहेजन, कोहेजन तो वैसे ही इन्होंने कहीं पे भी नहीं ले रखा है, तो ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि the silt grade should consist of clay sized particles, ऐसी कोई कंडीशन है? नहीं है। तो ऐसे में हमारा जो आंसर है 7th का वो है D, which is not the requirement। कहीं भी कोहेजन नहीं लिया गया है। क्ले में एक ही तो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आती है, कोहेजन वाली, साइज कम होते जाता है, कोहेजन बढ़ता जाता है, कोहेजन आता जाता है। अब वो तो कोहेजन इन्होंने किसी भी थ्योरी में नहीं लिया है, तो हम क्ले के लिए बाउंड क्यों रखें? Why we will be bounding ourselves to clay when they are already not considering any kind of cohesion in their theories? So D will be our answer। Question number 8, question number 8, इसमें एक जो है करेक्शन आप कर सकते हैं, करेक्शन कर लीजिए। A channel designed by Lacey's theory has a velocity of this, the silt factor is this, the hydraulic mean radius, the hydraulic mean radius, hydraulic mean radius, ठीक है। इसको आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लिखा है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस कर लीजिए। पुराना जो कोड था ना IS 4745,
उसमें डेप्थ रेडियस इंटरचेंजेबली यूज कर लेता था, समझ रहे हो? IS 4745 1968 वाला, उसमें डेप्थ को हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन रेडियस इंटरचेंजेबली यूज कर लेता था, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, ठीक है? अ चैनल डिजाइंड बाय लेसीज थ्योरी हैज अ वेलोसिटी कितना है? 0.88 मीटर पर सेकेंड। द सिल्ट फैक्टर इज 1.1, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, तो आपको पता है ये फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ना, V इज इक्वल टू √2/5 FR, या फिर ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 5/2 V²/F, लिख सकते हैं कि नहीं? बस सिंपल है ये तो 5/2 दैट इज 2.5 इंटू V² दैट इज 0.88 का स्क्वायर डिवाइड बाय F इज 1.1। यहाँ से देखिए क्या आ रहा होगा, यहाँ से आई थिंक 1.76 आता है, एक बार मैं भी चेक कर लूँगा। सो 2.5 इंटू 0.88 इंटू 0.88 डिवाइड बाई 1.1, ये आता है 1.76 मीटर, दैट इज द हाइड्रोलिक रेडियस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, बताइए, सोचिए, पॉज करिए, सोचिए। इरिगेशन कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड एट अ मैक्सिमम ग्रेड। इरिगेशन कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड एट अ मैक्सिमम ग्रेड, मतलब अपन को मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रेड पे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए कैनाल्स का, ऐसा करना चाहिए। मैक्सिमम ग्रेड मिल रहा है, मजा आ रहा है? मैक्सिमम ग्रेड मिल गया, मजा आया? क्या करोगे मैक्सिमम ग्रेड करके? मैक्सिमम ग्रेड से अननेसेसरी एक्सेसिव वेलोसिटीज, लेसर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल। इरिगेशन कैनाल्स आर नेवर कंस्ट्रक्टेड एट मैक्सिमम ग्रेड, मैक्सिमम शब्द ही गलत है। In place of maximum, it should be optimum. It should be optimum. In place of maximum, it should be optimum. Irrigation canals are constructed at an optimum grade, not the maximum grade. तो पहला तो गलत ही है assertion. Maximum मतलब होता है maximum से maximum सोच रहे हो grade. क्यों ऐसा करोगे? Optimum करोगे, जिसमें कि flow हो जाए हमारा ठीक ठाक तरीके से, उससे ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? It is advantageous to command as much arid land as possible. ठीक बात है, अच्छा होता है, एडवांटेजेस होता है जब हम जितनी ज़्यादा सूखी ज़मीन को इरिगेट करें। If we are going to irrigate more arid land, it will be advantageous. We will get more crops, right? More yield, definitely. So reason is correct statement. So ninth का answer is D. Ninth का answer is D. Coming to the 10th one. Balanced depth of cutting of canal is. So let me tell you a brief about balanced depth. Here only, it's very simple. Nothing is there. Balanced depth. Balanced depth क्या होती है दोस्तों? बात समझो। देखो, जब भी कभी हम कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम क्या करें? जैसे मान लो ये लेवल्ड ग्राउंड है, ठीक है? हमें यहाँ पे कैनाल को कंस्ट्रक्ट करना है। So this is a leveled ground. We have to construct a canal here. So what we are going to do is we are going to start excavating. When we are going to start excavating like this and construct a canal like this, we will have some material with us which we have already excavated. हमारे पास मटेरियल होगा जो हमने यहाँ से निकाला है, यहाँ से हटा लिया। अब उस मटेरियल का क्या करें? इस मटेरियल को दूर दराज के इलाकों में ले जाकर डिस्पोज भी करना पड़ेगा। अब ये आधा 1 किलोमीटर का कैनाल तो नहीं है, ये कैनाल है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, अपर बारी दोआब कैनाल 600 किलोमीटर। कहाँ लेकर के जाएंगे? इससे बेटर होगा हम क्या करेंगे, आसपास में ही एम्बैंकमेंट्स बना देंगे दोस्तों, आसपास में ही एम्बैंकमेंट बना देंगे इस तरीके का। इससे दो फायदे हैं। दो फायदे क्या हैं? हमारा फुल सप्लाई लेवल राइज कर जाता है। मतलब अगर हम कैनाल में यूजुअली फ्लो करवाते थे तो हम यहाँ इस हाइट तक कराते थे, लेकिन अगर हमने मान लीजिए एम्बैंकमेंट बनाए हैं और मान लीजिए ये भी बहुत मजबूत है एम्बैंकमेंट, ये भी इसके ऊपर लाइनिंग वगैरह भी कर दिया, एम्बैंकमेंट के ऊपर हमने लाइनिंग वगैरह भी कर दी, जैसे हमने इसमें की, सिमिलरली हमने ये पूरी लाइनिंग कर दी। मतलब यहाँ पे पहले फिलिंग करी और उसके बाद पूरी की पूरी सीमेंट कॉन्क्रीट लाइनिंग कर दी मान लो। तो अब जो हमारा एक्चुअली में, बात समझिएगा, हमारा जो FSL होगा वो कैनाल के भी ऊपर चला जाएगा, वो कैनाल के भी ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ तक आ सकता है FSL हमारा फुल सप्लाई लेवल, और यहाँ कुछ हम फ्री बोर्ड छोड़ भी सकते हैं।
जो भी हमारे पास डिजाइन फ्री बोर्ड है वो हम छोड़ सकते हैं फ्री बोर्ड। तो ऐसे में वी गेट मोर वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी। पहला, कैरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो बात अलग है, बात समझो, है ना, बात समझो। एक सोल्जर के बंदूक में गोली होनी चाहिए, चलाना नहीं चलाना वो उसके ऊपर होना चाहिए, गोली भरी होनी चाहिए उसकी बंदूक में, बाकी चलाए नहीं चलाए, मारे नहीं मारे वो उसके ऊपर है। लेकिन वो तो हो, तो वही है, हमारे पास गोली है, हम यूज करेंगे नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही चीज है यहाँ पर कि जनरली यहाँ पे ऐसे फ्लो होगा, लेकिन हम फुलेस्ट सप्लाई यहाँ तक भी इंश्योर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। इट विल बी एबल टू कैरी मोर वॉल्यूम। कभी मान लो बरसात बहुत तेज हो गई, बाढ़ आ गई, तो ऐसे में क्या होगा, ओवरफ्लो वाली टेंडेंसी कम होगी बिकॉज इट विल बी एबल टू कैरी मोर वॉल्यूम्स। सो दिस इज एन एडवांटेज। नाउ कमिंग टू व्हाट इज बैलेंस्ड डेप्थ। बैलेंस डेप्थ वो होती है कैनाल की एक्सकेवेशन की वो डेप्थ, इसको हम लोग जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। कि अगर हम इतनी डेप्थ तक कटिंग करें तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कटिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ कटिंग विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ फिलिंग। इसको बोलते हैं एकदम बैलेंस हो जाना, इकोनॉमिकली सबसे वाइबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम कटिंग ज्यादा किए फिलिंग कम, मान लो कट ज्यादा गया, 10 मीटर क्यूब हटा दिए, साइड में 2-2 मीटर क्यूब रख दिए, बाकी के 6 मीटर क्यूब कहीं दूर ले जाकर डिस्पोज करने होंगे, उसमें खर्चा आएगा। अगर आपने कटिंग कम की और फिलिंग ज्यादा करवा रहे हो, तो फिलिंग ज्यादा कैसे हो पा रही है, कहीं और से मटेरियल ला के फिल कर रहे होगे। तो हमेशा इकोनॉमिकली फीजिबल होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कटिंग शुड बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ फिलिंग। एरिया के टर्म से बात करूं, क्योंकि वॉल्यूम कुछ नहीं एरिया इंटू लेंथ होगा, वॉल्यूम कुछ नहीं एरिया इंटू लेंथ होगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे सिंपली एरिया के टर्म से बात करूं, तो एरिया ऑफ कटिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग हो जाएगा यहाँ पे। और जब ऐसा होगा तो जिस डेप्थ की कटिंग की गई है उसको कहा जाता है बैलेंस्ड डेप्थ, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड डेप्थ। इसको निकालना भी बहुत आसान है, आपको स्लोप वगैरह दिए रहेंगे, इसका कुछ स्लोप दिया है, इसका कुछ स्लोप दिया है, ये इक्वेशन में सब चीजें पुट कर दोगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड डेप्थ। सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी आवर बेस्ट सूटेड ऑप्शन हियर। Now in this case, question number 10, balanced depth of cutting of the canal is half the total depth of the canal? No. Half of full supply depth? No. The maximum cut that an excavator can take? No. Where volume of cutting is equal to volume of filling? Yes. So 10th का आंसर हो गया D. 10th का आंसर D. अब आते हैं हम लोग हमारे 11th क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is, which of the following pairs are correctly matched? Silt factor, silt load, silt charge, silt grade, चार चीजें दी हैं। चलिए देखते हैं। Silt factor एवरेज साइज ऑफ silt particles होता है, क्या ये सही है? नहीं। Silt factor जो होता है वो एवरेज साइज ऑफ silt particles की मदद से निकलता है। ये है DMM is the average size of silt particles. I told you D50 DMM ऐसे लिखा जाता है। ये है सिल्ट फैक्टर F। तो ये खुद, दिस इज नॉट बाय इटसेल्फ द एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल, दिस इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ एवरेज साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? पहला वाला गलत है। दूसरा, सिल्ट लोड इज वॉल्यूम ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट्स फ्लोइंग विथ वाटर इन यूनिट टाइम। यस, दैट्स करेक्ट। ये दूसरा है सिल्ट लोड जिसको हम कहते हैं। तो जो सिल्ट लोड है ये वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट्स पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है? तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है, रिसर्च में काम आता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन वर्कबुक में हमने दिया है, ताकि जो यूजुअली जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपको यहीं पे इंक्लूड होती चली जाएं। तीसरा, सिल्ट चार्ज। सिल्ट चार्ज वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। यस, सिल्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज बोलिए या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलिए, बात एक ही बात हो जाती है। सिल्ट चार्ज या फिर सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम यानी कि वेट, लीटर यानी कि वॉल्यूम, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स करेक्ट। थर्ड वाला भी करेक्ट है। आफ्टर दैट, सिल्ट ग्रेड। Silt grade is not gradation between different particles, no.
It is just type and size of a silt particle. That is a silt grade. Silt grade होता है type and size of silt. ये उस जमाने की टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर में इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर चीजें लिखी हुई हैं। F को क्या कहते हैं? F को कहते हैं सिल्ट फैक्टर, इसको बोलते हैं सिल्ट फैक्टर, सिल्ट लोड, सिल्ट चार्ज, सिल्ट ग्रेड। सिल्ट ग्रेड मतलब टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट। तो ये चौथा भी गलत है, पहला गलत, चौथा गलत, दूसरा तीसरा सही। आंसर इज सी, आंसर इज सी, 11th इज सी। ओके, 11th का आंसर है सी। 12th पे आइए, 12th क्वेश्चन। द परमिसिबल ट्रैक्टिव फोर्स इन एन इरोडेबल चैनल डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। परमिसिबल ट्रैक्टिव फोर्स, परमिसिबल ट्रैक्टिव फोर्स यानी कि टाउ सी आर कह सकते हैं, ये परमिसिबल है, ये एक्चुअल नहीं, परमिसिबल, क्रिटिकल या थ्रेशोल्ड। इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे टाउ सी आर एट द बेड हम लिखते हैं तो हम लिखते क्या है 0.056 गामा डब्ल्यू डी इंटू जी एस माइनस 1। और अगर मान लीजिए टाउ सी आर एट द साइड स्लोप्स लिखते हैं तो लिखते हैं 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी एस माइनस 1 इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर फाइव। अब देख लो ये परमिसिबल है, जो क्रिटिकल है, क्योंकि इसके बियॉन्ड चला गया तो फिर स्काउरिंग हो जाएगी। तो देख लो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटेरियल, यस इट डज। अब ऐसा तो नहीं बोला है बेड बोला या साइड स्लोप, इन जनरल पूछ रहा है, तो ये 5 पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। पार्टिकल साइज पे है, डी पे है डिपेंडेंट, बिल्कुल है। सेडिमेंट कंटेंट ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट है, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है सेडिमेंट कंटेंट ऑफ वाटर, लेकिन हाँ इस पे डिपेंडेंट इसीलिए हो जाएगा क्योंकि मेरे दोस्तों गामा डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी ना ये चेंज हो जाएगी अगर सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि गामा डब्ल्यू यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर लिया गया है। ज्यादा सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन तो यूनिट वेट ऑफ वाटर विल बी मोर, अगर कम सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन तो यूनिट वेट ऑफ वाटर विल बी लेसर। इफ देर इज नो सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन इट विल बी सिंपली 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मान लीजिए सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो सीधा सीधा 9.81 हो जाएगा। ठीक है, तो यस अकाउंट फॉर किया गया है गामा डब्ल्यू के फॉर्म में। तो ऐसे में वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल है क्या कहीं पे? पी है वेटेड पेरीमीटर, कहीं पे है नहीं, या फिर कहीं से रिलेट हो रहा है वेटेड पेरीमीटर? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वेटेड पेरीमीटर कहीं से भी रिलेट नहीं हो रहा, तो इसीलिए 4th नहीं होगा। 1, 2 एंड 3, 12th का आंसर बी, 12th का आंसर हो जाएगा बी। अब आ जाइए यहाँ पे 13th, यहाँ ले आओ कैमरा, 13th वाला। Garrett's diagram are used to separate base flow from total runoff. 13th question. No, Garrett's diagram are used to design the canals, right? They are the graphical solutions of which theory? They are the graphical solutions of Kennedy's theory. And therefore 13th answer will be D, Delhi. 13th का आंसर होगा D. ठीक है? 14th. The minimum size of gravel that will not move in the bed of a wide rectangular channel of depth 0.8 meter and longitudinal slope 0.0041। मतलब मिनिमम साइज ऑफ द चैनल, एक वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो आपको दे रखी है। इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है D वो है 0.8 मीटर, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिया हुआ है 0.0041। लॉन्गिट्यूडनल मतलब परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर 0.0041 लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। बोल रहा है कितना मिनिमम साइज होना चाहिए ग्रेवल का जो मूव ना करे। ये जो कैनाल बना है, जो चैनल है, इसमें ग्रेवल है, हम नहीं चाहते कि ये ग्रेवल मूव करे। जैसे रिवर होती है ना, रिवर के नीचे कभी सैंड होता है, कभी ग्रेवल होता है, तो इस तरह का कोई एक चैनल है जिसके नीचे ग्रेवल है। अब ये नहीं चाहते कि ग्रेवल मूव करे, तो कितना मिनिमम डायामीटर होना चाहिए, मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, साइज मतलब डायामीटर। तो आपको मालूम है बेड के लिए क्या होता है, D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 RS। अब वो बेड के लिए बोलते हैं ना, तो ये बेड का ही पूछा है, और वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में बेड को ही लेते हैं, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में बेड को लेते हैं, हमने थ्योरी में देख लिया है। तो यहाँ पे D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 RS, R नहीं पता है, बट फॉर अ वाइड चैनल, फॉर अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ये आपने ओपन चैनल फ्लो में भी अगर पढ़ा होगा तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, R इज इक्वल टू होता है A बाय P,
एरिया होता है वेटेड एरिया बी वाई, पेरीमीटर होता है बी प्लस 2y, एंड सिंस b इज मच ग्रेटर देन y, देयरफॉर b प्लस 2y कैन बी नियरली रिटन एज b। और अगर b प्लस 2y को b लिख दोगे तो ये हो जाएगा by बाय b, और ये कट के बन जाएगा y यानी कि हमारे केस में यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे हमारे केस में डेप्थ है। आपने ओपन चैनल फ्लो में ऐसे पढ़ा है r इज इक्वल टू y। अभी हमारे केस में इन दिस केस r इज इक्वल टू द डेप्थ। डेप्थ बोलो d से रिप्रेजेंट करो, y से रिप्रेजेंट करो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 इंटू r, दैट इज 0.8 मीटर इंटू s 0.0041। सो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड इट आउट। तो इसको कैलकुलेट करिए। देखिए ये जो है हमारा 41 इंटू 8 कितना, 328 है ना। 328 इंटू 11, ये देखो 328 इंटू 11 करोगे तो 3280 प्लस 328 होगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? और अगर ऐसा होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो पता है ना 10 गुना और प्लस एक और, तो ये आ जाएगा करीब करीब 3600 के आसपास। और ये है हमारा मीटर में, तो ये 0.00 ये सब आ जाएगा, 0.00036 हो जाएगा, 0.036 मीटर। और यू कैन से d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 36 mm। सो दैट विल बी अवर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। टू बी प्रिसाइज वो 36 के आगे 0.1 या 0.08 ऐसा कुछ और आएगा, पर ठीक है, आंसर आ गया अपना। तो डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 36 mm, राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 14th हो गया। 14th का आंसर हो गया C, 14th का आंसर हो गया C। इसके बाद 15th जो है इसका देखिए असर्शन रीजन है, एन एलुवियल चैनल इज डिफाइंड एज अ चैनल। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अटेंटिव रहिए प्लीज। एन एलुवियल चैनल इज डिफाइंड एज अ चैनल इन विच the flow transports sediment of the same physical characteristics as the material in the wetted surface of the channel। सही बात है, तो definition है, is defined as a channel in which the flow transports sediment of the same physical characteristics as the material in the wetted surface of the channel। एक alluvial channel उसको बोलते हैं जिसमें कि जो ये alluvial channel है ये तो होता ही है, और इसके पानी में भी वही एलुवियल सॉइल होता है। तो ऐसे करके इसी को बोलते हैं एलुवियल चैनल। सही बात है, नहीं तो यहाँ पे ग्रेवल है, यहाँ पे एलुवियल है, यहाँ पे एलुवियल है, यहाँ पे सैंड है, तो उसको एलुवियल चैनल तो नहीं बोल सकते, ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट द चैनल क्रॉस सेक्शन एंड द चैनल स्लोप डू नॉट चेंज। दिस एंश्योर्स, थिंक ऑफ इट, ये सही बात है कि चैनल क्रॉस सेक्शन एंड द चैनल स्लोप डू नॉट चेंज, बट बात समझो कि what is your reason telling you about? The reason is not telling you about कि why it is called as an alluvial channel. The reason is telling you कि अगर silt भी यहाँ पे भी silt है, तो this ensures कि यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक चैनल बनाया जा सकता है और उसमें सिल्टिंग स्काउरिंग को रोकी जा सकती है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में सही हैं, अपने अपने में सही हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है पहले को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। दूसरा स्टेटमेंट किसी और ही टेंजेंट में जा रहा है, कहीं और ही जा रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि उसको एलुवियल चैनल क्यों कहते हैं। जस्ट रीड दैट स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड। इज द सेकंड स्टेटमेंट टेलिंग यू दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एन एलुवियल चैनल द रीजन ऑफ दैट? नो, इट इज सिंपली टेलिंग यू दैट इफ यू कीप द silt here and here like this, the same amount of silt, it is a possibility that the canal section can be in a regime condition or may come in a regime condition after some time. So understand that this is not explaining at all, and I have told you the method also. मैंने आपको मेथड भी बताया कि किस तरीके से चेक करना है कि आंसर A है या B है। देखिए, रीड करते हैं। An alluvial channel is defined as a channel in which the flow transports sediment of the same physical characteristics as the material in the wetted surface of the channel, because this ensures that the channel cross section and the channel slope do not change. No, this is not why alluvial channel is defined. This is why it is in regime.
राइट तो एलुवियल चैनल की डेफिनेशन बता रहा है और नीचे ये बता रहा है कि क्यों वो रेजिम में है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसी कारण आंसर यहाँ पे बी होगा, आंसर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। इसके बाद 16th पे आइए। इन द अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन चैनल वेयर फ्रॉम ऑफटेक्स हैव टू बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ऑफटेक का मतलब होता है जैसे पेरेंट से निकलता है ऑफ स्प्रिंग, बात समझिएगा, टर्म्स में ही सब कुछ छुपा रहता है। पेरेंट से निकलता है ऑफ स्प्रिंग, वैसे ही पेरेंट कैनाल से निकलते हैं ऑफटेक कैनाल्स, पेरेंट कैनाल से निकलते हैं ये एक ऑफटेक कैनाल। तो इन एन अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन चैनल वेयर फ्रॉम ऑफटेक्स हैव टू बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स, ये एक ऑफटेक है, ठीक है, ये एक ऑफटेक है, रेगुलर इंटरवल्स में ऑफटेक्स चाहिए इनको। तो अगर ऑफटेक्स हैव टू बी प्रोवाइडेड at regular intervals, changes in the given channel parameters are made use of, changes in the given channel parameters are made use of। देखिए बात समझिए, ऑफटेक अगर यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ से पानी कुछ यहाँ पे डाइवर्ट होगा, यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ पे, तो ये जो कैनाल होगा इसमें कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो ऐसे में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ दीज पैरामीटर्स आर, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है फ्लो डेप्थ इन अ कैनाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए फ्लो डेप्थ इन द कैनाल। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोई पंप नहीं होता जो कैनाल के पानी को डाइवर्ट करे, ये यहाँ पे कोई पंप नहीं होता, यहाँ पे होते हैं गेट्स, यहाँ पे होते हैं गेट, यहाँ पे होता है गेट, इसको बोलते हैं हेडवर्क, इसको हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे, कन्वेंस स्ट्रक्चर्स इन कैनाल्स हेडवर्क्स होते हैं, तो इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए इतना टेंशन मत लो, बस समझो कि यहाँ पे कोई पंप नहीं होता जो कैनाल के पानी को डाइवर्ट करते हैं, गेट होते हैं, गेट को ओपन करते हैं, गेट को क्लोज करते हैं। अच्छा अगर हम गेट को ओपन कर दिए, जैसे आप लोग बैराज वगैरह में देखिए हो ना, ऐसे गेट अपलिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं, ऐसे गेट ऊपर की तरफ लिफ्ट होने वाले भी होते हैं और खुलने वाले भी होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस कैनाल में डेप्थ हमें मेंटेन करानी है, मान लो 2 मीटर की, 2 मीटर की डेप्थ चाहिए, ठीक है, और यहाँ भी मुझे मान लीजिए 2 मीटर की ही डेप्थ चाहिए, यहाँ पे भी 2 मीटर की ही डेप्थ चाहिए। तो अब ऐसी 2 मीटर की डेप्थ कैसे मेंटेन करा सकते हैं, जब कैनाल में उस लेवल पे पानी होगा। अगर पेरेंट में ही उतना पानी नहीं है, अगर पेरेंट में ही उतना पानी नहीं है तो ऑफटेक में उतनी हेड पे पानी कैसे आएगा। आपने गेट तो खोल दिया, लेकिन गेट खोलने के बाद आपके पास ही मान लीजिए 1 मीटर की डेप्थ का पानी है, तो यहाँ पे 2 मीटर कैसे आएगा। तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऑफटेक्स हैं, तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इनमें जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है, पानी की डेप्थ रिक्वायर्ड है, गेट खोलने पे उतनी पानी की डेप्थ जाए। अगर इनमें इतनी पानी की डेप्थ जाए, इसका मतलब ये है कि हमारे पेरेंट में उतनी डेप्थ मेंटेन रहे। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा होता है डेप्थ, बिकॉज कैनाल में कोई पंपिंग नहीं होती है, वहाँ पे ये जो ग्रेड से फ्लो करता है उसमें फ्लो डाइवर्ट किया जाता है गेट्स को ओपन करके, तो डेप्थ टू डेप्थ ट्रांसफर होता है। तो जितनी डेप्थ पेरेंट पे होगी उतनी ही डेप्थ इसमें ऑफटेक्स में जा पाएगी, उससे ज़्यादा डेप्थ नहीं जा पाएगी, ठीक है। जाएगा डिस्चार्ज ही, लेकिन डेप्थ तो उतना ही मेंटेन रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पेरेंट में 1 मीटर की डेप्थ है और आपको ऑफटेक में दिख रहा है 2 मीटर की डेप्थ, ऐसे तो नहीं होगी। तो बात समझिए, डेप्थ विल ऑलवेज हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी। आफ्टर दैट वी हैव दीज थिंग्स, व्हाट? आफ्टर दैट वी हैव स्लोप एंड बेड विड्थ। आफ्टर दैट वी हैव स्लोप एंड बेड विड्थ। द नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू whom? द नेक्स्ट प्रायोरिटी, सोचिए, बेड विड्थ को आप नेक्स्ट प्रायोरिटी देंगे या फिर आप स्लोप को देंगे। द नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द बेड विड्थ। व्हाई सो? थिंक अबाउट इट। अगर बहुत सारे ऑफटेक अगर जाते हैं, सोचिए बहुत सारे अगर ऑफटेक यहाँ से निकलते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्चार्ज कैरी करता था 20 क्यूमेक, तो यहाँ पे डिस्चार्ज पास कैसे करेगा? यहाँ पे डिस्चार्ज पास मान लो 18 क्यूमेक कर रहा है, 2 क्यूमेक ऑफटेक में चला गया, तो अब ये 18 क्यूमेक उसी डेप्थ पे कैसे मेंटेन रहेगा? 18 क्यूमेक उसी डेप्थ पे कैसे मेंटेन रहेगा जब हम विड्थ को कम करेंगे? 18 क्यूमेक उसी डेप्थ पे मेंटेन कैसे रहेगा जब हम विड्थ को कम करेंगे? तभी ना डेप्थ रेज होगी।
तो विड्थ की सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है। आपको पहले डेप्थ को ऑब्जर्व करते हुए फिर विड्थ को कम करना है कि विड्थ को कम करके देखें कि डेप्थ उतनी रह रही है कि नहीं रह रही है। तो प्रायोरिटी डेप्थ की है लेकिन विड्थ को कम किया जा रहा है कैनाल सेक्शंस में। यहाँ पे विड्थ को कम करके मेक श्योर किया जा रहा है कि डेप्थ हमारी उतनी बनी रहे। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी ऑलवेज बेड विड्थ, और उसके बाद आता है हमारा बेड का स्लोप। बेड का स्लोप विल ऑलवेज बी द थर्ड प्रायोरिटी, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो, क्योंकि बेड स्लोप फॉलोज अवर टेरेन कंडीशंस। इट इज नॉट मेनी टाइम्स अप टू अस। अगर रॉक में अगर कटाई हो रही है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं कि हम अपने मर्जी से बेड स्लोप यहाँ पे इतना कर दें और यहाँ पे इतना कर दें। ये टेरेन कंडीशंस पे बहुत जगह डिपेंडेंट हो जाता है। जो हमारे हाथ में होता है वो होता है डेप्थ ऑफ द फ्लो मेंटेन करा सकते हैं हम, और बेड विड्थ को हम चेंजेस करा सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी डेप्थ की होती है, दूसरी बेड विड्थ की होती है, और तीसरी होती है बेड स्लोप पे। तो ऐसे में अब आप देख लो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। डेप्थ है, बेड विड्थ है, बेड स्लोप है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। सो 16 का आंसर हो गया डी। So the option is D. That one is correct. Always the priority will be given to the depth. To make sure that much amount of depth is maintained, we change the width. We can decrease the width to increase its depth. And then finally the bed slope, which depends upon the terrain conditions. It may not always be possible to provide what you think that should be provided. Many times it is not possible to be provided depending upon the terrain conditions of this location as well as the terrain conditions of the further locations. अगर आपने यहाँ पे ऐसा स्लोप दे दिया, आगे चल के जमीन ऊपर जा रही है, तब ग्रेविटी फ्लो कैसे मेंटेन कराएंगे? तो इससे अच्छा होगा कि पहले से हम ग्रेजुअल स्लोप देते चले जाएं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सोचनी पड़ती है, अलाइनमेंट सेट करना पड़ता है। तो बेड स्लोप बहुत हमारे हाथ में बहुत बड़ा एक पैरामीटर ऐसा है नहीं जो हम चेंज कर सकें, ये टेरेन कंडीशंस पे डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, सो इसी कारण 16 का आंसर है डी। कमिंग टू द 17th वन, coming to the 17th question. So I hope you have solved all these questions. देखिए, a regime canal has a width of 22.2 meter and a depth of flow of 1.7 meter. ठीक, a regime canal has a width of 22.2 meter and a depth of flow of 1.7 meter. Then the discharge in the canal is. अब ये लाइनिंग की बात नहीं कर रहा है, रेजिम कैनाल की बात कर रहा है। रेजिम कैनाल मतलब स्टेबल कैनाल हो गया। अब अगर मान लो लेसी थ्योरी भी नहीं बोल रहा, कैनेडी थ्योरी भी नहीं बोल रहा, कोई थ्योरी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे हम डिस्चार्ज? कोई भी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी की कोई बात नहीं है, लेसी थ्योरी की कोई बात नहीं है, एक रेजिम कैनाल बोल दिया है, हैज़ अ विड्थ ऑफ 22.2 मीटर एंड अ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ 1.7 मीटर। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर आपको इसमें से डिस्चार्ज निकालना है, आपको यहाँ पे वो फॉलो करना पड़ेगा जो कोड कहता है। कौन सा कोड? IS 7112. You have to follow what the code states. That is IS 7112. In the IS 7112, if you download and see, they have given preference to Lacey's theory for canal design. अच्छा, अनलाइंड ही करना पड़ेगा। लाइंड तो हम वैसे ही नहीं कर सकते। लाइंड क्यों नहीं कर सकते? लाइंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा। कहाँ तक एज्यूम करोगे? ये एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन है, और तो यहाँ पे आप अगर लाइंड कैनाल में आप फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं तो आपको चाहिए एरिया इनटू वेलोसिटी, आपको चाहिए रहेगा मैनिंग्स एन, आपको चाहिए रहेगा बेड स्लोप। ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, आपको सिर्फ बेड विड्थ दिया है और डेप्थ ऑफ द फ्लो दिया है। इतनी डेटा से कौन सी थ्योरी की हेल्प से डिजाइन किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, विच थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिजाइन द कैनाल? Lacey's theory. And IS 7112 also recommends Lacey's theory. Even you cannot use Kennedy's theory to design with the help of this data, isn't it? So you cannot tell the discharge passing capacity. Only Lacey's theory relates the wetted perimeter with the discharge 4.75 root over Q. So that is for sure that we have to use Lacey's theory. Come to a conclusion. If you are thinking otherwise, let us suppose कि आप सोच रहे हो कि lined canal बनाएंगे, Kennedy's theory से करेंगे, करके देखिए। डेटा के अभाव में, when data is insufficient, you will have to resort to your that theory which can give you some answer. This can give you that answer. तो यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये बताया नहीं है कि किस टाइप का कैनाल है। तो हमारे लेसी थ्योरी में क्या बोला था, किस तरह के कैनाल को बनाते हैं? ट्रेपेजॉइडल कैनाल को। अच्छा, साइड स्लोप भी नहीं दिया है, तो साइड स्लोप कौन सा लिया जाता है बाय डिफॉल्ट? हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। और जब ऐसा देते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाता है दोस्तों? पेरीमीटर होता है b + d √/5।
b प्लस डी रूट ओवर 5, b दिया है, d दिया है, तो b क्या है 22.2 मीटर, 22.2 मीटर प्लस d इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो दैट इज 1.7 रूट ओवर 5, ठीक है, 1.7 रूट ओवर 5, b प्लस डी रूट ओवर 5, तो उसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 1.7 रूट ओवर 5 प्लस 22.2, दिस इज गिविंग यू 26 मीटर, ठीक है। अब ये आ गया, पेरीमीटर से डिस्चार्ज निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 26 मीटर, 26 मीटर इज इक्वल टू 4.75 रूट ओवर क्यू, सो 26 बाय 4.75 इंटू आंसर गिविंग अस डिस्चार्ज एज 29.96 यानी कि 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड. All right, so you got an idea that how would you solve. You have to apply the basic concept, which theory to use and what to take, what not to take with some given data which is less. कभी data जो दिया है वो कम दिया है, information question में कम दी है, then you have to think over it that what will be the best possible solution in this case and this will be the thing. All right, तो इस तरह का question ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि क्या होगा आपका बेस्ट पॉसिबल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ऑल राइट, सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17. दिख रहा है ना उनको 17? ठीक है. इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 किए सॉल्व. ट्राइंग इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर ऑलवेज. प्रयत्न करना जरूरी है, ट्राइंग इज इंपॉर्टेंट, गेटिंग द आंसर राइट और नॉट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट या यू डू हैव टू ट्राई, यू शुड. क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया है अलाइंड इरिगेशन कैनाल विथ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन विथ कर्व्ड कॉर्नर्स. ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, कर्व्ड कॉर्नर्स हैं, ठीक है. हैज़ अ 5 मीटर बेड विड्थ, 2.5 मीटर डेप्थ, और जो साइड स्लोप है वो है 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. लॉन्गिट्यूडिनल बेड स्लोप इज 1 in 1000 and Manning's N is 0.016. If the crop has 150 mm field irrigation requirement in a core period of 10 days, then area of land that can be irrigated by the canal is how much? क्या किया गया? रिलेट किया जा रहा है जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको इस चैप्टर से, डिजाइन ऑफ कैनाल्स से. तो देखिए एक लाइन्ड इरिगेशन कैनाल हम बना देते हैं, ट्रेपेजॉइडल नेचर का है, इस तरीके का ऐसा है, ठीक है. ये लाइन्ड इरिगेशन कैनाल इस तरीके का है, ये हमारा लीनियर है, ये आर्क लीनियर इसमें सब कुछ दे दिया है. 5 मीटर की बेड की विड्थ है, तो b इज इक्वल टू 5 मीटर, ये वाला लीनियर पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. और 2.5 मीटर की डेप्थ है, मतलब d की वैल्यू दे दिया, सो d इज 2.5 मीटर. साइड स्लोप इज 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. यहाँ से हमारा कॉट थीटा आ जाएगा, 1.5 आ ही गया. कॉट थीटा कितना हो गया 1.5 बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना. और ये भी दिया है बेड स्लोप ऑफ द कैनाल इज 1 in 1000 एंड मैनिंग्स एन इज 0.016. अगर इफ द क्रॉप हैज 150 mm फील्ड इरिगेशन रिक्वायर्ड, मतलब फील्ड तक के 150 mm पहुंचाना है, FIR इज इक्वल टू 150 mm यानी कि 0.15 मीटर. अगर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट 150 mm है यानी कि 0.15 मीटर है, तो ऐसे में पूछा है और कोर पीरियड भी दिया है, मतलब ये जो डेप्थ है कितने पीरियड में जानी चाहिए, ये कोर पीरियड ऑफ 10 दिन में जानी चाहिए. पूछ रहा है कितने एरिया को हम इरिगेट करवा पाएंगे, हाउ मच एरिया विल बी एबल टू इरिगेट. हाउ वुड यू ऑब्टेन दिस? वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. दिस इज द कैनाल which is irrigating the field. This is the canal which is irrigating the field, and the field irrigation requirement is this much, right? So that means this depth into your area,
the depth which is FIR into your area, this is the volume which you are supplying. It should be equal to the volume available. Volume available will be what? Discharge into the period. So to find out the area, we already have FIR value, we already have BK value, we need to know the discharge passing capacity of this canal. How much discharge it can pass, because the canal is already designed. मैं फिर से बता रहा हूँ, कैनाल पहले से डिजाइंड है. कैनाल क्योंकि पहले से डिजाइंड है तो हमें ये बताना होगा कि इसमें डिजाइन डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी कितनी है. अगर वो पता लग गई, मल्टीप्लाइड बाय बेस पीरियड, यहाँ पता चल जाएगा कि हम वॉल्यूम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं. जितना वॉल्यूम सप्लाई कर पाएंगे उतनी ही एरिया में हम FIR रेज कर पाएंगे. और कोई फर्दर लॉसेस दिए नहीं है, तो जो नहीं दिया है वो अपने मन से हम एज्यूम भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख देंगे. ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट आउट. लेट्स सी. देखो, तो ऐसे में हो जाएगा डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी विल बी व्हाट? एरिया इनटू वेलोसिटी. एरिया क्या होता है एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का? वो होता है BD प्लस D स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा. ये होता है एरिया. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है मैनिंग्स इक्वेशन से 1/n r टू द पावर 2/3. r क्या? r इज a/p. तो BD प्लस D स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस 2D थीटा प्लस कॉट थीटा टू द पावर 2/3. टू द पावर 2/3, r टू द पावर 2/3, s टू द पावर 1/2. मतलब everything boils down to this. Everything comes down to finding of theta and cot theta. Just put theta cot theta there. Everything else is known. B is known, D is known. थीटा भी पता लग जाएगा. cot theta मालूम चल गया है. cot theta कितना है? cot theta है 1.5. दिख ही रहा है यहाँ पे. ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर. 1.5/1. तो cot theta है 1.5. ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी. तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. कैलकुलेटर. तो मैं कर रहा हूँ इसको tan इनवर्स. tan इनवर्स 1/1.5 33.69 डिग्रीज. और 33.69 को हम कन्वर्ट कर लेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके. तो इंटू पाई इंटू 33.69 डिवाइडेड बाय 180 गिविंग अस 0.588. 0.588 रेडियंस. सब्स्टिट्यूट इट हियर. सो ये हो जाएगा B इंटू D, दैट इज 5 इंटू 2.5 प्लस 5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, दैट इज 1.5 प्लस 0.588. ये हो गया पहला पार्ट. इंटू 1/n 0.016. ये यहाँ से देखिए आ रहा है पूरा. ध्यान दे रहे हो ना? मेरे को तो बड़े आराम से लग रहे हो तुम, तभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ. ध्यान देते रहो. BD प्लस D स्क्वायर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. BD क्या है? B हमारा 2.5 इंटू D, दैट इज B है 5. B है 5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा, दैट इज अगेन 1.5 प्लस 0.588 डिवाइडेड बाय B, दैट इज 5 अगेन 2D 2 इंटू 2.5 1.5 प्लस 0.588 ऐसा है टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2. सो s इज 1/1000 तो रूट ओवर 1/1000. तो ऐसा इसको कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2.5 तो कर ही दिए प्लस 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.088. ठीक है, तो ये आ रहा है 25.55 मल्टीप्लाइड बाय. अब ये इसको ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इंटू 2.088 एंड प्लस 2.5 इंटू 5 और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम इससे 5 प्लस 2 इंटू 2.5 दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.088 ऐसा. तो ये यहाँ से डिवाइड हुआ टू द पावर 2/3 गया डिवाइड बाय 0.016 हो गया. ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1000 भी हो गया. तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.765 से. इतने क्यूमेक आएगा. अब ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25.55 से आ रहा है
70.648 यानी कि 65 लिख सकते हैं, तो 70.65 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये है डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी 70.65 क्यूमेक। अगर ये डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी है तो इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, ये जो इनिशियली हमने लिखा था, दिस वी रोट डाउन FIR मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज इनटू आवर कोर पीरियड। तो अभी यहाँ पे आइए, देखो FIR कितना है 150 mm यानी कि 0.15 मीटर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। व्हाट इज दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड इट आउट, राइट। कितनी एरिया में इस डेप्थ को हम रेज कर पाएंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि कितनी एरिया में हम कितनी डेप्थ रेज करना चाहते हैं, हम इतनी डेप्थ रेज करना चाहते हैं, कितनी है वो 0.15 मीटर। सो दिस एरिया वी नीड टू फाइंड आउट। वी गॉट टू नो that this is the discharge passing capacity of this canal and for how much time it is discharging, it is discharging for 10 days, ठीक। all right, so 70.65 cubic multiplied by 10 days multiplied by 86,400 seconds in a day and now from here देखिएगा days कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा, ये मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो एरिया यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी मीटर स्क्वायर में। तो 70.65 into 10 into 86,400 divided by 0.15, it is coming out to be 406944000 meter square. Meter square, it's always better to put that in some convenient unit because आप देख पा रहे हो कि ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, inconvenient to write. It's better we convert that into kilometer square. तो किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 हटा दो तो ये आ गया 406.944 किलोमीटर स्क्वायर। दैट इज अवर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो इट्स वेरी सिंपल, आई विल जस्ट टेल यू वंस मोर। यहाँ लेके आओ, देखो क्या कर रहे हैं। वी हैव बीन आस्क्ड दैट टू फाइंड आउट दिस एरिया, हाउ मच एरिया यू कैन इरिगेट for a crop having a field irrigation requirement of this much, not other losses are given, nothing else is given, so what is given we will take that, as simple as that, right? Because this is an objective question, you cannot assume anything. I'll assume something, somebody else will assume something else, everybody will assume themselves, so it will create chaos, nobody will get the right answer. So better is that in objectives don't assume anything, you will have your chance to assume, to show your talent, how much you know about the theory and all in the mains exam, where you can assume some things, right? Assuming some losses in the canal 10%, 15%, then what will be the actual area which can be irrigated. So we can do various things there. So if it all permitted in the question, if it is said, assume some losses or something like that. So that can be done in a conventional question. We can do a lot of things there. But right now we don't have to assume anything, whatever it is given, we can simply take that, all right. So if this is the depth which is to be required and this is the area which can be irrigated with this discharge during this time, so we need to know the discharge. So we have found out the discharge passing capacity by our equation. This is a trapezoidal canal with rounded corners. Cot theta and theta have been found out. I have simply substituted all the values and found out the value of Q. Once you get to know the value of discharge, come here, then discharge into period, the core period is equal to depth into area. So because this discharge during this period is going to raise this much depth in this much area. So how much is the area? This is the area, right? So this is how we'll solve such questions. So this is the answer to question number 18. Coming to the next one, that is question number 19. 19th पे आते हैं। 19th is based on Kennedy's theory. 19th जो है Kennedy's theory पे based है। Simple है। An irrigation channel of trapezoidal section having side slopes 0.5 horizontal is to 1 vertical. It is already given. Discharge it is carrying 45 cubic. ठीक है। और with 2.5 meter as depth of flow. ठीक। 2.5 meter as the depth of flow. So the depth of flow is known to us. D की value 2.5 meter. ठीक। Then the hydraulic radius according to Kennedy's theory, take critical velocity ratio 1.05. Hydraulic radius, that is what? A by P will be how much? A by P will be how much? Okay. And we know in the Kennedy's theory it is always half horizontal is to 1 vertical only.
अगर नहीं भी बोलता साइड स्लोप हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, तब भी अंडरस्टूड होता कि ये हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल ही होगा। अब अगर डिस्चार्ज इतना है, डेप्थ इतना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले तो डेप्थ से VCR निकाल लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी VCR डैश कितनी 0.55 m है 1.05 d टू द पावर 0.64 डेप्थ दे दिया है हमको, है ना, कि ये डेप्थ है, बस अब ये डेप्थ है, अब आप सॉल्व करिए, ऐसा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर। So 0.55 into 1.05 into 2.5 to the power 0.64. So this is the 1.038 meter per second, the velocity. Area will be what? Q by VCR dash. So discharge is how much? 45. So 45 by 1.038 meter square. So ये हो जाएगा 45 by answer, that is 43.3489 आया, 35 मीटर स्क्वायर। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है हमको? हमको ये मालूम है कि एरिया होता है BD प्लस डी स्क्वायर बाय 2, और डेप्थ हमें पहले से पता है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? पता है, राइट। सो एरिया हो गया BD प्लस डी स्क्वायर बाय 2, और ये है 43.35 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू B वी डोंट नो, डेप्थ वी हैव बीन गिवन, प्लस 2.5 स्क्वायर बाय 2। यहाँ से हम विड्थ निकाल सकते हैं कि नहीं? बेस विड्थ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2, और 43.35 माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2.5। सो ये आ रहा है 16.09। तो 16.09 मीटर हो गया हमारा विड्थ। विड्थ आ गया 16.09। अब हम पेरीमीटर निकाल देंगे, B प्लस डी रूट ओवर 5। तो ये हो जाएगा B प्लस डी रूट ओवर 5। ये हो रहा है 21.68 मीटर। R का वैल्यू आ जाएगा, R क्या होता है? A बाय P होता है, यही पूछा है हाइड्रोलिक रेडियस। A कितना? 43.35, P कितना? 21.68, तो 43.35 डिवाइड बाय दिस 1.9999 आ रहा है, मतलब 2 मीटर। R का वैल्यू इज 2 मीटर। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, just applying the equation of Kennedy, ठीक है। so the question is very simple, ये दिखा देंगे पूरा, ठीक। ऑल राइट, आफ्टर दैट 20 और 21 हमने कर लिया था दोस्तों, 20-21 कर लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, वाटर फ्लोज इन अ वाइड स्ट्रीम हैविंग अ लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप, द वाटर फ्लोज इन अ वाइड स्ट्रीम हैविंग अ लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप ऑफ 1 in 2500, ठीक, with 0.6 meter depth of the flow. So depth of the flow D is equal to 0.6 meter. Mean size of the sand particles is mean size of the sand particles is 1 mm, ठीक है। Determine whether the sand particle is stationary or moving, मतलब जिस चैनल में ये जो sand particles हैं उसमें flow जो चल रहा है, उस flow की वजह से ये सैंड पार्टिकल्स ये पता लगाना है कि उस जगह पे स्थिर हैं कि मूविंग है। एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में हमारे पास जो इक्वेशन है वो कहाँ के लिए है? साइड्स के लिए है कि बेस के लिए है? केवल हमारे पास इक्वेशन केवल बेस के लिए है, तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, और ये हमको पता रहता है गामा WRS होता है नहीं होता है एक्चुअल, ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है टाउ एक्चुअल एट द बेड, वाइड है ना स्ट्रीम, तो गामा WRS होता है एक्चुअल। अब एक बात बताइएगा, पहले तो आप ये सोचिए, फर्स्ट थिंक ऑफ इट, वेदर शील्ड्स थ्योरी इज एप्लीकेबल इन दिस केस और नॉट। शील्ड्स थ्योरी फॉर द क्रिटिकल स्ट्रेस का वैल्यू इज एप्लीकेबल और नॉट। आई टोल्ड यू दिस दैट व्हेनेवर डायमीटर इज लेस देन 6 mm, Shields theory is not found to be resonating with the field conditions.
जब भी डायमीटर 6 mm से कम होता है, शील्ड थ्योरी जो है वो फील्ड कंडीशंस के हिसाब से दिखाई नहीं पड़ती, वैसे रिजल्ट नहीं दे पाती। और इसीलिए मित्तल और स्वामी ने टाउ क्रिटिकल एट द बेड की इक्वेशन निकाल दी। टाउ एक्चुअल तो है, ये तो एक्चुअल है, हम क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो हमें कंपेयर करना है ना एक्चुअल को क्रिटिकल से, है ना। तो जब हमें कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर एक्चुअल विच इज एग्जिस्टिंग एट द बेड, द shear stress which is existing at the bed, that is tau actual. We have to compare this with the tau critical. But since the dmm of these sand particles is 1 mm, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर 1 mm है, यानी कि 6 mm से कम है, shield theory is not found to be applicable. We saw that in the theory, right? So understand that this is the tau actual at the bed. Let us first find that out. Since it is a wide stream, it is already established, and for a wide stream r की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी डेप्थ ऑफ द फ्लो, एंड डेप्थ ऑफ द फ्लो इज 0.6 मीटर। r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? d के बराबर, और d की वैल्यू है 0.6 मीटर। गामा w इज व्हाट? 9.81, nothing is said, then let's take 9.81 kilonewton per meter cube, no problem at all, ठीक है। multiplied by r, r is what? 0.6 meter multiplied by s, s is 1 in 2500, so you will get in kilonewton per meter square. So let's see, this value is coming out to be very less, so what I'll do is we can take that in Newton per meter square, better. So multiply with 10 to the power 3 Newton in 1 kilonewton, and therefore this will get cancelled, meter square, you will get in Newton per meter square. So this multiplied by 9.81 multiplied by 0.6 divided by 2500, it is coming out to be 2.35 Newton per meter square. What is this stress? This is the actual stress which is being caused by this water. This is the actual stress on the bed particles. On the bed particles, this is the stress which is being caused, that is 2.35 Newton per meter square. Now with what we have to compare? हमें compare किसके साथ करना है? हमें compare करना है टाउ क्रिटिकल एट द बेड के साथ। हम ये इक्वेशन यूज करते, कौन सी यूज करते? ये वाली 0.056 गामा डब्ल्यू डी जी एस माइनस 1, हम ये यूज करते, तब करते जब डायमीटर जो पार्टिकल्स के होते वो 6 mm या उससे ज़्यादा होते, बट अभी हम ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि 6 mm से कम है। हमारे पास एक ऑप्शन है, टाउ क्रिटिकल एट द बेड के लिए मित्तल और स्वामी ने इक्वेशन दी है। साइड स्लोप होता तो हम तो शील्ड ही यूज कर पाते, उसके लिए तो कोई इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास, तब हम ये लिख भी देते हमारे क्वेश्चन में कि सिंस इवन दो शील्ड थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर साइड स्लोप्स when the diameter is less than 6 mm, but still we don't have any other equation, we have to use that equation. कोई इक्वेशन ही नहीं है तो खाली तो नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन करके तो आना है, तो वहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट। अभी हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि since Shield's theory is not applicable for tau CR at the bed when diameter is less than 6 mm using Mittal and Swami equation. Mittal and Swami's equation. What is the Mittal and Swami's equation? That is tau CR at the bed is equal to 0.155 plus 0.409 d mm square divided by root over 1 plus 0.177 d mm square. Isn't it? So from here we can find out what is the tau critical at the bed. ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं tau critical at the bed क्या है. So here we have to put the diameter in millimeter. So when we put that 0.155 plus 0.409 into 1 divided by root over 1 plus 0.177 into 1, ये तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो ये हो गया 1 plus 0.177 और इसका अंडर रूट ले लिया हमने 0.409 डिवाइड बाय दिस वैल्यू प्लस 0.155 गिविंग अस 0.532। तो टाउ सी आर एट द बेड आ रहा है दोस्तों 0.532 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 2.35
और ये आ रहा है क्रिटिकल आ रहा है 0.532। तो बताइए मेरे को कि बेड में पार्टिकल्स जो सैंड के प्रेजेंट हैं वो मूविंग हैं या फिर स्टेशनरी हैं। एक्चुअल स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, क्रिटिकल स्ट्रेस कम है, ये थ्रेशोल्ड कम है, एक्चुअल उससे भी ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस टाउ एक्चुअल एट द बेड इज ग्रेटर देन टाउ क्रिटिकल एट द बेड, द पार्टिकल्स आर मूविंग। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहां से दिखा दो 22, यहां से। ऑल राइट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल है। 23rd क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। डिजाइन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल को डिजाइन करिए टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 3 क्यूमेक विद अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ 0.01। The sediment size at the channel bottom is 5 centimeter. The banks of the channel are protected against scouring by grass. Find the minimum width of the channel. Minimum width channel की बताइए। ठीक है, कितनी मिनिमम से मिनिमम आप रख सकते हो। देखो, एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, डिस्चार्ज कैरी करवाना है 3 क्यूमेक का, डिस्चार्ज कैरी कराना है 3 क्यूमेक का। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो है वो है 0.01। सेडिमेंट साइज एट द चैनल बॉटम इज 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर है तो मैं लिखूंगा 50 mm, क्योंकि mm में लिख रहा हूँ तो 50 mm लिख दूंगा। 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 mm। क्या शील्ड थ्योरी एप्लीकेबल है? डेफिनेटली एप्लीकेबल तो है ना, एप्लीकेबल है। ठीक। द बैंक्स ऑफ द चैनल आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्काउरिंग बाय ग्रास, मतलब एक बार आपने चैनल को बना दिया है, इस वाइड रेक्टेंगुलर चैनल को, तो बैंक में ना ग्रास है। बैंक में क्या है? ग्रास है। क्या होती है ग्रास की टेंडेंसी? ग्रास जितनी ऊपर दिखती है उससे कहीं ज़्यादा नीचे जाती है, तो वो सॉइल को होल्ड करने में हेल्प करती है, जिसके चलते स्काउरिंग नहीं होती, स्काउरिंग नहीं होती। इसी कारण घास, ग्रास बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है, सॉइल को होल्ड करने का काफ़ी काम करती है। तो अगेंस्ट स्काउरिंग बाय ग्रास, फाइंड द मिनिमम विड्थ ऑफ द चैनल, मतलब बी मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम कितनी विड्थ इसकी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा पूछा गया है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आपको पता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सेक्शन जो है वो स्टेबल रहे, स्काउरिंग नहीं हो, बैंक को भी प्रोटेक्ट किया गया है, हम चाहते हैं कि हमारे फ्लो की वजह से बेस में भी जो पार्टिकल्स हैं वो स्काउर ना करें। साइड स्लोप्स में देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही ये वर्ड लिखा गया है, वाइड, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। दिस वर्ड इज रिटन, and if wide word is written, wide rectangular channel, you don't have to consider the slopes, you have to just consider the base or the bed. All right, so we know ki for safety against scouring, for safety against scouring at the bed, हमने रिलेशन डिराइव किया है पिछले क्लास में, पिछले सेशन में, कि फॉर सेफ्टी अगेंस्ट स्काउरिंग एट द बेड टाउ सी आर, वो तो चलो हमने रिलेशन डिराइव भी कर लिया, हम डायरेक्टली रिलेशन पे आते हैं कि डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 RS, ये होना चाहिए। ये हमने पिछले सेशन में डिराइव कर लिया, वी हैव डिराइव्ड दैट इन द लास्ट सेशन, दैट डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 RS, राइट। डी इज द डायमीटर ऑफ दीज ग्रेन्स, ये है, स्मॉल डी इज द डायमीटर, एंड व्हेन आई एम नॉट राइटिंग डी mm, since we have derived this relation, you should not put in mm, you should put in meter. So 50 into 10 to the power minus 3 meter should be greater than equal to 11 into r. Since wide word is used, r will be equal to y, right? Or you can say d, है ना, y कहो, हमारे लिए यहाँ पे d है। ऐसा ओपन चैनल फ्लो में y लिखते हो ना, इसी कारण मैं वहाँ से बता रहा हूँ। तो r की वैल्यू d के बराबर, d यानी कि डेप्थ, d यानी कि this one, depth of the flow, this d, right? So multiplied by d multiplied by the bed slope, that is 0.01. So from here it is coming d should be less than or equal to 50 into 10 to the power minus 3 divided by 11 divided by 0.01. It's coming out to be d should be less than or equal to 0.4545 meter. This is coming.
सो दैट मीन्स कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो होनी चाहिए, ये जो डेप्थ है इस चैनल में, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये 0.4545 मीटर से कम ही होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो सकती है, मतलब डी मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? डी मैक्स हो सकता है 0.4545 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, this should be the maximum depth of the flow. To satisfy this condition, this should be the maximum depth of the flow. In the question it is asking minimum width, right? Minimum से minimum width कब होगी? Minimum width will exist only when you will take the depth as maximum for a given discharge. एक given discharge के लिए depth width minimum तब होगी जब depth आप लोगे maximum. क्यों? क्योंकि अब बात समझिए, जैसे मैं दो केसेस को यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डेप्थ बढ़ा दी, ठीक है, तो विड्थ अपने आप क्या हो जाएगी? फॉर द गिवन डिस्चार्ज सेम, डेप्थ हमने बढ़ा दी, डेप्थ बढ़ा दी तो विड्थ क्या होगी? विड्थ हमारी कम हो जाएगी, विड्थ विल बी रिड्यूस्ड। इफ यू कीप द डेप्थ लेसर एंड लेसर, देन द विड्थ विल बी मैक्सिमम, isn't it? We need to find out the minimum width. Minimum width will make sure the depth is maximum. Minimum width will make sure the depth is maximum. So what is the maximum depth permitted here? Maximum depth permitted is 0.4545 meter. Okay. So now our question is, if depth is this much, what will be width? अब हमारा question क्या बन गया? हमारा question अब simple हो गया। Simple हो गया in the sense कि अब हमें पता चल चुका है कि भाई आपकी जो डेप्थ है वो फिक्स कर दी गई है। डेप्थ मैक्सिमम ले लिए आपने, डेप्थ मैक्सिमम कितनी? 0.4545 मीटर। तो अब बताइए मिनिमम विड्थ कितनी होगी? मिनिमम विड्थ कितनी होगी? बिकॉज मैक्सिमम डेप्थ विल करेस्पॉन्ड टू मिनिमम विड्थ। क्या? मैक्सिमम डेप्थ विल करेस्पॉन्ड टू मिनिमम विड्थ। सही बात है। तो चलो अब कैसे करें सॉल्व? बस अब डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी तो होता ही है। तो 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज है, एरिया हो जाएगी B मिनिमम इंटू D मैक्सिमम, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1/n r टू द पावर 2/3। सिंस इट इज अ वाइड चैनल, ये एक वाइड चैनल है जो कि पहले से ही ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो r की वैल्यू हम D के बराबर ले सकते हैं। r की वैल्यू D के बराबर ले सकते हैं, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। r टू द पावर 2/3, that means D max to the power 2/3 and multiplied by S to the power 1/2. Let's substitute the values. So B minimum multiplied by maximum depth is 0.4545 multiplied by 1/n, 0.0 n का वैल्यू दिया है। अच्छा, n का वैल्यू भी तो नहीं दिया है, n का वैल्यू भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। n का वैल्यू हम निकालेंगे हमारे स्ट्रिकलर्स फॉर्मूला से, n इज इक्वल टू d टू द पावर 1/6/24। n का वैल्यू नहीं दिया है तो n का वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, d टू द पावर 1/6/24 निकाल लो। तो d क्या हो गया? d हो गया हमारे पास है कितना? 50 mm। मैंने आपको बताया था इसमें mm नहीं लिखा है, इसको आपको 50 इंटू 10⁻³ मीटर में पुट करना है टू द पावर 1/6/24। ठीक। अच्छा, इस ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाय 24, 0.0253, 0.0253। तो 0.0253 मल्टीप्लाइड बाय 0.4545 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय s इज 0.01, इसका हमने रूट ले लिया, दैट्स इट। तो यहाँ से देख लेते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ रहा है। तो 0.4545 डिवाइडेड बाय 0.0253 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 0.4545 टू द पावर 2/3, ये आ रहा है B मिनिमम इंटू 1.06194, और यहाँ पे तो 3 क्यूमेक तो था ही, यहाँ पे 3 क्यूमेक तो था ही। ठीक है, तो यूनिट हमको पता है कि B मिनिमम का विड्थ आएगा मीटर में, तो यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ। तो मिनिमम विड्थ हो गया 3 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू गिविंग अस
2.825 मीटर एंड दैट इज आवर आंसर. ठीक है, ये हमारा आंसर है. तो गॉट द पॉइंट that how we have to solve. This is the Strickler's formula. This one, this is the Strickler's formula which is helping us. We have seen this formula, right? कौन सा formula है ये है Strickler's formula. This helps us to find out the Manning's n. If it all not given, I have told you कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको नहीं दिया है तो आप Strickler's formula का इस्तेमाल कर सकते हैं n की वैल्यू को निकालने के लिए, जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया. यहाँ पे यूज किया तो यहाँ से हमें n का वैल्यू मिला 0.0253, वहां से मिनिमम विड्थ मिल गई 2.825. फॉर अ मैक्सिमम डेप्थ हाउ मच? 0.4545. तो दिस इज द मैक्सिमम डेप्थ एंड दिस इज द मिनिमम विड्थ. कितना? 2.825 मीटर. ऑलराइट, सो द क्वेश्चंस आर सिंपल. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड. जो पूछा गया है वहां तक पहुंचना कैसे है, आपको अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है. आपसे मिनिमम विड्थ पूछी गई है तो आपने क्या किया? मिनिमम विड्थ पूछी गई है तो व्हाट डिड यू डू? यू फर्स्ट फाउंड आउट कि यू नीड टू एंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट स्काउरिंग. सो सिंस द बैंक इज ऑलरेडी सेफ अगेंस्ट स्काउरिंग, सो डेफिनेटली व्हाट यू आर गोइंग टू मेक विल बी kept like that only, because there will be no further scouring, because the grass is there to protect the banks. It is given. So when you are designing it, you will make sure that there is no scouring at the bed also. Why we are not considering on the sides? Because Shield said that कि वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए साइड्स में लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इक्वेशन भी नहीं है. वी डोंट हैव द इक्वेशन ऑल्सो, वी हैव द इक्वेशन ओनली फॉर द बेड फॉर अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. एंड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो स्काउरिंग एट द बेड, there is no scouring at the bed, D should be greater than equal to 11 RS. Moreover, बात समझो, जब ये बोल दिया है कि बैंक की स्काउरिंग नहीं हो रही है, तो बैंक मतलब ये जो ग्रास है ना, इसको रोक के रखा है, तो यहाँ की तो स्काउरिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ का सॉइल होल्डेड है. तो जो स्काउरिंग हो सकती है, इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा है कि बैंक की स्काउरिंग तो नहीं हो सकती. तो इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा है कि आपको ये साइड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको किधर की टेंशन लेनी है? आपको बेस विड्थ की टेंशन लेनी है, जहां पे स्काउरिंग हो सकती है. तो यू हैव टू वरी अबाउट द बेस विड्थ, नॉट वरी अबाउट द साइड स्लोप, बिकॉज द बैंक्स आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्काउरिंग बाय ग्रास. Banks are protected. This is the bank portion. This is the bank. And since the bank is not getting scarred, this portion is intact. This portion is also intact. The thing which is not intact, which is not stable, is the base. And to design that, to make sure that that is safe, the D max or the depth of the flow maximum should be this much, which will correspond to the minimum width, which is asked in the question and which we have already solved. Okay? इसको हमने already solve कर लिया. चलो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए. क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है, 25 हमने कर लिया था, है ना. 24 अभी कर लेंगे. क्वेश्चन तो सिंपल है. आई होप आपने किया हो. अभी मैं सिर्फ सिंसियरली होप कर सकता हूँ फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ. I can simply hope that you are okay, you are doing good, right? अभी हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मेल मिलते रहते हैं, कुछ अच्छे अच्छे मेल भी आते हैं, तो पता चलता है कि आप लोग ठीक हो. अच्छी बात है. देखो, डिजाइन अ ट्रेपेजॉइडल लाइन्ड कैनाल टू कैरी डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूमेक, longitudinal slope of 25 centimeter per kilometer length and side slope of 1.5 horizontal is to 1 vertical. ठीक है. टेक n का वैल्यू 0.016, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ट्रेपेजॉइडल लाइन्ड कैनाल टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूमेक. बात समझिएगा, हमारे पास दोनों ऑप्शन है. केस 1 देखिएगा जो हमने लाइन्ड कैनाल का देखा. वी कैन आइदर मेक अ ट्रेपेजॉइडल कैनाल विथ और विदाउट राउंडेड कॉर्नर. अपने ऊपर है, विथ और विदाउट राउंडेड कॉर्नर. What do you want to choose? क्या लग रहा है आपको आपके मन में कि विथ राउंडेड कॉर्नर बनाऊं या विदाउट राउंडेड कॉर्नर बनाऊं? विथ राउंडेड कॉर्नर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. जोन ऑफ स्टैग्नेशन जो कॉर्नर होते हैं वो नहीं आएंगे. अगर आप कॉर्नर की राउंडिंग ऑफ कर देंगे, इफ यू राउंड ऑफ द कॉर्नर, देयर वोंट बी जोन्स ऑफ स्टैग्नेशन. So it would be always better to design with rounded corner. This is left up to you whether you want to design with rounded corner or without. And remember, you have to write down in your examination. Mains में लिखना है आपको. आप जिस भी
स्टेट पीएससी का मेंस दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्या लिखना पड़ेगा कि एज पर आईएस, ये जरूर लिखना है। आपको लगेगा मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो सॉल्व कर दिया, फिर आपको लगेगा अरे नंबर क्यों नहीं मिल रहे मेरे को सॉल्व करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक आइडिया जहाँ से आपने ये उठाया है, आपने मन में सोच लिया कि मैं राउंडेड कॉर्नर्स बनाऊंगा, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा क्योंकि कोड तो दोनों चीजें मेंशन करता है, विथ और विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स। सही बात है। सो एज पर IS 10430 ऑफ 2000, trapezoidal canal with or without rounded corners can be adopted. With or without rounded corners can be adopted. ये लिखेंगे आप, उससे पता चलेगा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। You have read about it. You are a learned person, and you know that there are two options with us. However, preferring, ये लिखो वहां पे, देखो आपके आंसर में बिल्कुल रस भर जाएगा, आपके आंसर में एकदम एक चमक आ जाएगी। So, however, preferring rounded corner section in order to avoid zone of stagnation. इतना लिख दिए, लो एग्जामिनर पहले इंप्रेस, बोलेगा वाह भाई, उसके बाद तो वो नंबर ही नंबर देगा आपको। तो बस ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद ऑब्वियस बात है, यू हैव टू सॉल्व इट करेक्टली। इतना लिखने के बाद सही से सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये है डिस्चार्ज दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, डिस्चार्ज 100 क्यूमेक, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज 25 सेंटीमीटर बाय 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर लिखा था, मैंने 10 टू द पावर 5 करके काट दिया इसको। साइड स्लोप्स 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। n का वैल्यू है 0.016, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ये डेटा दिया है, सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल हो गया, नहीं हुआ क्या? सिंपल हो गया। ये हमारा सेक्शन है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ से दिखा दो, इस लाइन से पूरा यार है जो बना रहा हूँ, ठीक। तो ये ऐसा बना, ये ऐसा, ठीक। अब इसमें डेप्थ ऑफ द फ्लो, इसमें ये है D, ये है बेस विड्थ B, ये है बेस विड्थ B, ठीक है। और साइड स्लोप दिया है 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ये थीटा, ठीक। 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 कॉट थीटा। अभी किए थे एक सवाल, कॉट थीटा 1.5, थीटा आ रहा था 33.69 और इसको रेडियन में कन्वर्ट किए थे तो आ रहा था 0.588 रेडियन, है ना। तो 0.588, तो ये अभी किए एक क्वेश्चन सॉल्व, वहाँ से वैल्यू अपने को पता चल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे यहीं से। एरिया तो आप यहीं से निकाल लो, एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। तो 100 बाय 1.5 यानी कि 66.67 मीटर स्क्वायर, ये एरिया, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी की मदद से हम लोग r की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी मैनिंग्स फार्मूला से 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर हाफ, सब चीजें मालूम है, r नहीं मालूम। अच्छा r पता चल गया, एरिया पता है, तो r इज इक्वल टू a/p, पेरीमीटर तो वेटेड पेरीमीटर भी मिल जाएगा। तो देखिएगा वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/n, दैट इज 0.016, है ना। r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2, सो रूट ओवर 25/10 टू द पावर 5। यहां से हम निकाल लेते हैं। यार है 1.87, r की वैल्यू आई 1.87 मीटर, r की वैल्यू 1.87, एरिया हमें 66.61 पता चल चुका है। r क्या होता है, a/p ही ना होता है, तो p हो जाएगा a/r, तो 66.67 डिवाइड बाय 1.87, ये हो गया 35.65 मीटर। तो दो इक्वेशन दोस्तों, दो अननोन, काम बन गया।
दो इक्वेशन दो अननोन है कि नहीं है, बी और डी दो ही तो अननोन है, थीटा कॉट थीटा तो मालूम है। तो एरिया की एक्सप्रेशन है 66.67 इज इक्वल टू बी डी प्लस डी स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2.088। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, थीटा प्लस कॉट थीटा 2.088। दूसरी इक्वेशन 35.65 इज इक्वल टू बी प्लस 2d इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा 2.088। ये है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो अननोन, क्या करिए बेटर होगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय डी करिए, इसको मल्टीप्लाइड बाय आपने डी किया और सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय डी करो और माइनस कर दो दोनों को, दोनों इक्वेशन को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा कि ये 66.67 माइनस 35.65 डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी डी कट गया, ये हो गया 2.088 डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इंटू 2.088, ऐसा हो गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना d में, तो इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया 2.088 डी स्क्वायर माइनस 35.65 डी प्लस 66.67 इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन मोड में आते हैं, इक्वेशन पॉलिनोमियल डिग्री 2 है और इसमें है 2.088, ये है माइनस 35.65 66.67। यहाँ से डेप्थ की एक वैल्यू आई 14.936 मीटर और दूसरी डेप्थ की वैल्यू आ रही है 2.137 मीटर। किसको चुनेंगे, अब ये नहीं सोचेंगे आप बड़ा छोटा, ये नहीं करना यहाँ पे। आप देखिए कि डेप्थ के रिस्पेक्टिव विड्थ क्या मिल रही है दोनों में, एक आपको एब्सर्ड सी विड्थ डेफिनेटली मिल ही जाती है। तो ये देखिए, ये विड्थ इस केस में कितनी आ रही है, corresponding to d width is coming out to be how much. You can use either of these equations because they are simultaneously solved, both are going to get you the same answer. If I'll use this expression, second वाला वो easy लग रहा है, तो 2d into 2.088 कितना है, 2 into d is 14.936 into 2.088, ठीक है। और इसको 35.65 माइनस दिस वैल्यू, ये आ रहा है माइनस 26.722 मीटर एंड हेंस दिस इज डिस्कार्डेड। इसको हटा दो, डिस्कार्डेड बिकॉज कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये दूसरे वाली से 2.088 इंटू 2 इंटू डी दैट इज 2.137 और हम इसको माइनस करेंगे 35.65 से, ये आ रहा है 26.72 मीटर एंड दिस इज ओके, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ से हमें डेप्थ और विड्थ मिल गई, यहाँ से डेप्थ और विड्थ मिल गई। फाइनली जो आप सेक्शन बनाओगे, तो अभी नीचे मेरे पास स्पेस कम बची है, मैं ऊपर ही बना दे रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने जो विड्थ अडॉप्ट की है वो है 26.72 मीटर की और जो डेप्थ आ रही है हमारी वो आ रही है 2.137 मीटर की। और हाँ, इसमें फ्री बोर्ड भी ऐड करेंगे, जैसे ट्रायंगुलर वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें भी फ्री बोर्ड ऐड कर देना। जब कभी भी 10 क्यूमैक्स से ज़्यादा का डिस्चार्ज हो तो फ्री बोर्ड कितना रखते हैं, फ्री बोर्ड रखते हैं 0.75 मीटर। अभी डिस्चार्ज कितना है, 100 क्यूमैक है, तो हमने टेबल बनाया था लाइन्ड कैनाल में फ्री बोर्ड कितना रखते हैं उसके लिए, तो लाइन्ड कैनाल में फ्री बोर्ड। ट्रायंगुलर वाले क्वेश्चन में भी, जो अगला क्वेश्चन हमने किया था, तो ट्रायंगुलर वाले क्वेश्चन में भी आप लोग फ्री बोर्ड रख लीजिएगा 0.75 मीटर का, ठीक है। इस तरीके से यू आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आर टफ और इजी, दे आर वेरी 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 इजी वंस यू गेट टू नो अबाउट इट। जब समझेंगे चीज़ों को ध्यान से, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल, इससे सिंपल नहीं हो सकता, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ताकि आपको वीडियो में भी पता लग जाए। आप लोग जो मैसेज करते हो उसमें मतलब रिलेटिवली जो है डाउट्स रिलेटिवली कम रहते हैं और आप लोग के मैसेजेस ये ज़्यादा रहते हैं कि थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दीज लेक्चर्स एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू अप्रिशिएट दैट हाउ वी आर डूइंग इट। सो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग को हर चीज़ समझ में आ जा रही है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये चीज़। डाउट्स रहते हैं, कम रहते हैं, बाकी आप लोग अपनी बातें ज़्यादा बताते हैं, कैसे पढ़ाई करें सर, कैसे अप्रोच करें चीज़ों को, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं एक साथ, उसको मैनेज कैसे करें, तो ये सब आप जनरल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप
आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बस आपको पढ़ना है, तो ऐसा करते रहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे 26, the last one. Let's do that question and this chapter will be finished. 26. देखिए क्या है, a lined rectangular channel with n is equal to 0.015, एक lined channel है, n का वैल्यू 0.015 is 5 meter wide and has a flow depth of 2 meter with a bed slope of 1 in 1600. Retaining the rectangular shape, अच्छा ये rectangular channel है, trapezoidal नहीं है, rectangular lined channel है, तो ठीक है हम rectangular बना लेते हैं। इस तरह का एक rectangular lined channel है ऐसा, ठीक, और इसका जो n का वैल्यू इतना है, फिर उसके बाद 5 मीटर की विड्थ है, तो b की वैल्यू है 5 मीटर, ये है 5 मीटर, ठीक। फ्लो डेप्थ है 2 मीटर, तो ये फ्लो की डेप्थ हो गई 2 मीटर, ठीक। बेड स्लोप s का वैल्यू है 1 in 1600, ठीक है। रिटेनिंग द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द चैनल सेक्शन, मतलब रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगुलर ही रहे, ऐसा ना हो रेक्टेंगुलर का सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल कुछ और हो जाए। तो retaining the rectangular shape of the channel section and the same total area of lining, same total area of lining, क्या मतलब है area of lining? area of lining is nothing but, area of lining is nothing but wetted perimeter, wetted perimeter multiplied by length, very simple। wetted perimeter को आप length से multiply कर दोगे, एरिया ऑफ लाइनिंग मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद एंड द सेम टोटल, टू व्हाट मैक्सिमम एक्सटेंट कैन द डिस्चार्ज बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द बेड स्लोप, मतलब बेड स्लोप को बिना चेंज किए इसमें हम कितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिस्चार्ज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं इस केस में, ये हमारा मान लीजिए केस नंबर 1 जो कि गिवन केस है, केस नंबर 1 गिवन है, केस नंबर 2 हमारा दूसरा केस बनेगा। इसमें डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी अभी कितनी है, हाउ मच इज द डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी इन केस नंबर 1, Q1 कह दे रहा हूं, ठीक है। इसमें कितना होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी, तो एरिया कितना है 2 into 5, वेटेड एरिया की बात कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ लाइनिंग नहीं, वेटेड एरिया। एरिया ऑफ लाइनिंग अलग है, वेटेड एरिया अलग है। यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे वेटेड एरिया होता है, एरिया ऑफ लाइनिंग इज डिफरेंट, वेटेड एरिया इज डिफरेंट। दिस हैश्ड पोर्शन इज वेटेड एरिया एंड एरिया ऑफ लाइनिंग इज वेटेड पेरीमीटर। This is the wetted perimeter where lining is done, wetted perimeter multiplied by length. There is nothing else about the freeboard and everything, nothing is given, so we are not taking that, we are just taking this much as the wetted perimeter multiplied by area of lining, because the discharge will pass not from the freeboard but from this particular portion, and that is our focus right now, to talk about the discharges, right? So area into velocity, that is 5 into 2 meter square multiplied by 1 by n, that is 0.015, r to the power 2 by 3, r is what, a by p, area is what, again 5 into 2 by perimeter is what, 5 plus 2 plus 2, from where the discharge is passing, from here, not from the freeboard. So forget about this top portion, the freeboard portion, just focus up till this point, this much, okay. So 5 into 2 plus 5 into 2 divided by perimeter, 5 plus 2 plus 2, isn't it? 5 plus 2 plus 2, from where the discharge, this discharge is passing from this area and this perimeter. So a by p to the power 2 by 3, s to the power 1 by 2, therefore root over 1 in 1600, ठीक। चलो भाई सॉल्व करें, डिस्चार्ज कितना आ रहा है इसमें से, 10 by 9 to the power 2 by 3, ठीक, रूट ओवर 1600 से डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड बाय 0.015 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ रहा है 17.879 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना डिस्चार्ज अभी पास हो रहा है, इतना हो रहा है। बोल रहा है कि आप इतना ही एरिया ऑफ लाइनिंग रखेंगे, एरिया ऑफ लाइनिंग इतना ही रखेंगे। अभी एरिया ऑफ लाइनिंग कितना है,
सो लेट द लेंथ, यहाँ पे केस 2 करूंगा मैं, यहीं पे लिखता हूँ. सो लेट द लेंथ अंडर कंसिडरेशन, let the length under consideration is equal to 1 meter. 1 मीटर ले सकते हो कि नहीं? So let the length under consideration is 1 meter. मुझे बताइए एरिया ऑफ लाइनिंग क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ लाइनिंग हो जाएगा वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ. वेटेड पेरीमीटर अभी कितना है? वेटेड पेरीमीटर है 5 + 2 + 2, ऐसा है कि नहीं? 5 + 2 + 2, 5 2 2, और ये वेटेड पेरीमीटर इनटू मैंने लेंथ कर दिया, तो कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं? सिंपली कितना हो गया? 9 हो गया. एज सिंपल एज दैट, 9 हो गया. अब तो लेट द लेंथ अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने 1 मीटर लिया, एरिया ऑफ लाइनिंग आ रहा है 9 मीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया की बात हो रही है दोस्तों. सरफेस एरिया मतलब ये इसका बेस है, तो लाइनिंग इसके सरफेस पे यहाँ पे हो रही है. सिमिलरली ये इसका साइड है, लाइनिंग यहाँ पे हो रही है. सिमिलरली ये इसका दूसरा साइड है, तो लाइनिंग यहाँ पे हो रही है. तो ये जो लाइनिंग हो रही है इसके सरफेस एरिया की बात हो रही है, वेटेड एरिया की बात नहीं हो रही है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी 8वीं बार बोल रहा हूँ मैं, कि बार बार बता रहा हूँ वही चीज कि वेटेड एरिया नहीं, एरिया ऑफ लाइनिंग की बात हो रही है जो सरफेस पे होती है. सरफेस 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 पे होती है. ठीक है, तो एरिया ऑफ लाइनिंग 9 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ लाइनिंग 9 मीटर स्क्वायर. ठीक, ऑलराइट. इसके बाद केस नंबर 2. इसके बाद केस नंबर 2. केस नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आप बताइए इसमें से मैक्सिमम डिस्चार्ज कब पास किया जा सकेगा. ओपन चैनल फ्लो में आप लोग पढ़ोगे कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में से मैक्सिमम डिस्चार्ज तब पास किया जा पाता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट कैन बी पास्ड, मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. इसको डिराइव भी करोगे OCF में, from a rectangular section when d is equal to b by 2 या फिर b is equal to 2d. जब डेप्थ ऑफ द फ्लो होता है b by 2, तब हो जाता है मैक्सिमम डिस्चार्ज पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन से. इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी यही काम करेंगे. केस नंबर 2 में हमें नहीं पता कि कितना विड्थ है कितना डेप्थ है, लेकिन विड्थ और डेप्थ में रिलेशन अब हमें पता चल चुका है, जो कि हमारा ओपन चैनल फ्लो से आता है. ये है हमारी विड्थ जो हमें नहीं पता, b अननोन, और ये d अभी जो है ये भी है अननोन, ये भी अननोन. यहाँ पे सब मालूम था, यहाँ पे नहीं मालूम है. मैं इसको b डैश और d डैश कर दे रहा हूँ, बेटर. ठीक है, अब कितना डिस्चार्ज इसमें से पास हो पाएगा गिवन दैट कि इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में d इज इक्वल टू b बाय 2 होगा. तो दोनों केसेस में एरिया ऑफ लाइनिंग सेम है कि नहीं? यहाँ पे एरिया ऑफ लाइनिंग क्या होगा? b डैश प्लस डी डैश प्लस डी डैश. तो बी डैश प्लस डी डैश प्लस डी डैश मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, वही यूनिट लेंथ, इज इक्वल टू 9 होगा कि नहीं? क्योंकि 9 यहाँ पे निकल चुका है पहले ही. तो दिस विल बी इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर. एंड सिंस इट इज द केस वी नो बी डैश प्लस 2d डैश इज इक्वल टू 9. एंड द सेकेंड थिंग वी नो दैट d डैश इज इक्वल टू b डैश बाय 2. ये दूसरी इक्वेशन मालूम है. यहाँ से b डैश d डैश निकल गया, b डैश d डैश निकल गया, डिस्चार्ज निकाल लो, खत्म कहानी. राइट. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं d डैश को क्या, b डैश बाय 2 से. तो b डैश प्लस 2 इंटू b डैश बाय 2 इज इक्वल टू 9, एंड देयरफॉर इट विल बी 2b डैश इज इक्वल टू 9. तो b डैश हो जाएगा 4.5 मीटर. कितना? 4.5 मीटर. तो d डैश कितना हो जाएगा? 2.25 मीटर. तो अभी भी एरिया ऑफ लाइनिंग दोनों केसेस में क्या रही? 9 ही रही. लेकिन यहाँ पे विड्थ और डेप्थ को हमने चेंज कर दिया क्योंकि मैक्सिमम डिस्चार्ज पास कराना था विद द सेम टोटल एरिया ऑफ लाइनिंग. तो एरिया ऑफ लाइनिंग हमने वही लिखा. ठीक है, एरिया ऑफ लाइनिंग इज स्टिल 9 मीटर स्क्वायर. तो b डैश d डैश इतना इतना हो गया. डिस्चार्ज निकाल लीजिए. तो यहाँ पे मैं Q2 लिख दे रहा हूँ. एरिया हो जाएगा 4.5 इंटू 2.25, इतना मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, मैनिंग्स इक्वेशन, तो 0.015 r to the power 2 by 3. r is what? a by p. तो area is what? b dash into d dash. So 4.5 into 2.25 in divided by p, perimeter. Perimeter अभी भी 9 ही है कि नहीं? 4.5 plus 2.25 plus 2.25, 2 बार 2.25, एक बार 4.5, ऐसे करके 9 है to the power 2 by 3.
और s टू द पावर 1/2, तो 1/1600 का रूट, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं। तो 4.5 इंटू 2.25 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय रूट ओवर 1600 डिवाइड बाय 0.015 इंटू 4.5 इंटू 2.25, गेटिंग अस 18.253 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 18.253 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है क्या, जैसा पूछा होगा वैसा आंसर कर देंगे। टू व्हाट मैक्सिमम एक्सटेंट कैन द डिस्चार्ज बी इंक्रीज्ड, कितना डिस्चार्ज हम बढ़ा सकते हैं, सिंपली डिफरेंस निकाल सकते हो। तो टू व्हाट मैक्सिमम एक्सटेंट दिस डिस्चार्ज कैन बी इंक्रीज्ड, तो द इंक्रीज इन डिस्चार्ज डेल्टा Q is equal to Q2 minus Q1 is equal to 18.253 माइनस हमारा 17.879, तो कितना आ गया 18.253 माइनस 17.879 गिविंग अस 0.374 क्यूमेक। इतना डिस्चार्ज हम बढ़ा सकते हैं अगर हम इसको मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते थे, जहां पे मैक्सिमम डिस्चार्ज तब आता है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम डिस्चार्ज तब होता है जब d डैश इज इक्वल टू b डैश बाय 2 हो जाता है, मतलब डेप्थ ऑफ द फ्लो विड्थ की आधी हो जाती है, तब होता है। और ऐसे में हम पिछले केस में जो हमें गिवन है उस केस से इस केस में हाउ मच इंक्रीज वी आर गेटिंग एन इंक्रीज ऑफ 0.374 क्यूमेक, दैट्स इट, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल देयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन, वी विल सी द एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। अब फटाफट आप इसको दिखा दो, स्टार्टिंग से दिखा दो एक बार। चलो, ओके देन, थैंक यू सो मच।